लास्ट सब्जेक्ट हम लोग का ओवर हो गया। कुछ लोग नए होंगे, शायद इस सब्जेक्ट से ही स्टार्ट कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरा नाम कुमुद रंजन है और बाकी का आगे हम लोग सब्जेक्ट में मिलेंगे। वन वे कन्वर्सेशन ही है, लेकिन होगी जरूर। तो आते हैं सब्जेक्ट पर, ठीक। और बाकी का तो गपशप चलते ही रहेगा आगे। तो आज देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, सिलेबस लिखा है। एक्चुअली क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट 70 आवर्स 70 घंटा हम लोग इस सब्जेक्ट को देंगे, जिसमें क्या क्या होगा, जिसमें पूरा थ्योरी पार्ट कवर होगा और सब थ्योरी के बेसिस पर जो क्वेश्चंस का पैटर्न है गेट में, वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट पूरा रहेगा, न्यूमेरिकल पार्ट भी पैरेलल में चलेगा। जैसे कोई भी एक पार्टिकुलर कंसेप्ट मान लो, यहाँ लिखा है सिंक्रोनाइजेशन, तो सिंक्रोनाइजेशन का जैसे ही पढ़ रहे हैं तो पैरेलल में क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग भी चलेगा। क्योंकि थ्योरी को सबसे अच्छे तरीके से समझने का यही ऑप्शन होता है किसी के पास भी, स्टूडेंट के पास भी, कि उस थ्योरी के बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है मतलब कि थ्योरी सही है, समझ आया। नहीं हो रहा है मतलब कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो थ्योरी में। थ्योरी पार्ट हम लोग देखेंगे अच्छे से, और क्वेश्चंस भी देखेंगे कब, जब इंडिविजुअली टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास है, इसलिए इसमें इंट्रोडक्शन जानेंगे। इंट्रोडक्शन के क्या जानेंगे भाई? तो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट है क्या, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, गेट में आखिर क्यों है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस होगा इसका तभी तो गेट में ऐड किया गया है सब्जेक्ट, और किस लेवल तक है। मतलब क्या हो सकता है सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो, लेकिन हम लोग को क्या डोमेन में पढ़ना है, उस सब्जेक्ट में, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग को कितना डेप्थ में पढ़ना है, जिससे कि गेट का ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। उस सिलेबस को जानेंगे आज अच्छे से, डिटेल में बस सिलेबस जानेंगे। उसके बाद जितना भी चीज आज बताएंगे सारा टॉपिक बाय टॉपिक आगे के वीडियोज में आते जाएगा। तो अभी इनिशियली हम लोग को इसके सिलेबस को जानना है, सब्जेक्ट को समझना है कि आखिर इस सब्जेक्ट में क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक। तो सिंपल एक बात है ना यार, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको अगर अच्छे से केवल इसके नाम को देखो, ऐसे ओएस भी कहीं लिखा रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएस भी लिखा होगा कहीं कहीं, ठीक। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर इसके नाम को केवल देखते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि एक सिस्टम है जिसको यूजर जो भी सिस्टम को यूज करने वाला है, वो यूज कैसे कर रहा है, तो सिस्टम और यूजर के बीच का जो इंटरफेस है, एक साइड में सिस्टम है, एक साइड में यूजर है। यूज करने का मतलब क्या होता है? यूज करने का मतलब क्या होता है कि मान लो सिंपल, हम लोग कुछ भी मार्केट से मशीन को खरीदे, ठीक। तो मशीन को जब हम खरीदे हैं तो हम उसको यूज करेंगे कैसे? मेरा कुछ काम है, उस काम को कंप्लीट करने के लिए उस सिस्टम का यूज कर रहे हैं। मतलब अपना कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ वर्क है ऐसा जिसको फुलफिल करने के लिए सिस्टम का हेल्प ले रहे हैं, ठीक। तो डायरेक्टली हम लोग सिस्टम से कैसे बात करेंगे? सिस्टम के साथ जो काम होगा, सिस्टम के इंटरनली पार्ट में जो काम हो रहा होगा, वो किस तरीके से, क्या लैंग्वेज में हम लोग ऑर्डर करेंगे सिस्टम को, जो सिस्टम उस काम को करेगा।
मतलब ओएस क्या हो गया, इस साइड में देखो रफ का एरिया है, सिंपल जानो कि ये एक कंप्यूटर है, ये बीच का एरिया है, मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहां पर यूजर है। ठीक, अब यूजर को, ये क्या है, यूजर है, यूजर को कुछ भी काम करवाना है कंप्यूटर में करना है, मतलब क्या, कंप्यूटर से कुछ इनपुट देना है जिससे कि कुछ पर्टिकुलर आउटपुट आ जाए। सिंपल सोचो, जैसे हम लोग कैलकुलेटर ही यूज करते हैं ना, तो 2 + 2 हम लोग क्या करते हैं, इनपुट दे रहे हैं, 2 + 2 = हम लोग को आउटपुट चाहिए कि 2 + 2 कितना होता है। जब =2 करते हैं तो आउटपुट 4 मिलता है, तो आउटपुट मिला ना, हम लोग कुछ इनपुट किए उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिल रहा है। सेम यहां भी यूजर कुछ इनपुट दिया, सिस्टम से क्या बाहर आएगा, सिस्टम से आउटपुट बाहर आएगा। तो इनपुट को प्रोसेस किस तरीके से कंप्यूटर करेगा जिससे कि पर्टिकुलर आउटपुट मिलेगा हम लोग को। तो ये यूजर और कंप्यूटर के बीच का एक इंटरफेस है, ओएस क्या है, बीच का इंटरफेस है, जिससे कि यूजर कुछ भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। मतलब सिंपल एक डे टू डे लाइफ में अगर सोच पाएंगे हम लोग को, तो देखेंगे क्या कि मान लो हम लोग के पास में एक चूल्हा है, गैस चूल्हा है, जिसमें कुकिंग कर सकते हैं हम लोग। गैस चूल्हा है जिसमें हम लोग को कुछ भी बनाना है, चावल दाल सब्जी रोटी कुछ भी बनाना है, कुछ वीआईपी ही बनाना है, चाउमीन ऐसे बनाना है, मान लो कुछ भी बगैर चाउमीन कुछ भी ऐसे करना है, तो हम लोग के पास फ्लेम तो है। मान लो चावल बनाना है तो सीधा चावल को फ्लेम पर तो नहीं रख सकते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, कुछ यूटेंसिल्स चाहिए, चाहे कुकर हो, कुछ और बकेट हो, कुछ भी टाइप का चीज हो, जिसमें कि चावल और पानी को रखेंगे, फिर आग पर रखेंगे, फिर चावल बन जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, चावल को कंज्यूम कर लेंगे, खा लेंगे। तो वो जो यूटेंसिल था, मान लो प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर को तो नहीं खाए कभी, प्रेशर कुकर को कभी नहीं खाए हम लोग क्या किए, यूज कर रहे थे बस। विद द हेल्प ऑफ प्रेशर कुकर हम लोग का खाना बना उस आग पर। सेम उसी तरीके से कंप्यूटर है, कंप्यूटर में बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट्स है, बहुत सारा पार्ट्स है छोटा छोटा। तो कुछ भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हो सकता है एक से ज्यादा पार्ट का यूज हो रहा हो। कंप्यूटर का मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, जिसमें सीपीयू रहे, मॉनिटर रहे, कीबोर्ड माउस, हर चीज उसमें रह रहा है। ठीक, और सीपीयू में इंटरनली अगर देखेंगे तो प्रोसेसर है, मेमोरी है, बहुत सारा वायर है, केबल है। तो किस तरीके से मेमोरी और प्रोसेसर को यूज करना है, कितना एफिशिएंटली यूज करना है ताकि यूजर का काम हो जाए। पहला ये चीज हो गया कि इसके पार्ट्स को, कंप्यूटर के पार्ट्स को कितना सही तरीके से यूज किया जाए जिससे कि इफिशियंसी हाई हो। इफिशियंसी हाई का मतलब क्या हुआ, थ्रूपुट बढ़ जाए। अब थ्रूपुट क्या है, नया शब्द है, ये अच्छे से आएगा बाद में, इंट्रोडक्शन है, कोई टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, इंट्रोडक्शन है, बस जो समझ में आ रहा है समझो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे के चैप्टर्स में जितना भी चीज अभी हम बोल रहे हैं सबका रिपीटेशन होगा, अभी बस सिलेबस को देखना है। हम लोग एक बेसिक देख रहे हैं कि ओएस है क्या। तो ज्यादा इफिशियंसी से मतलब कम टाइम में अगर ज्यादा काम कर पाए तो ज्यादा इफिशियंट है। मान लो एक आदमी 1 घंटे में 4 काम करता है और दूसरा आदमी 1 घंटे में ही 10 काम करता है, तो ज्यादा इफिशियंट कौन हुआ, दूसरा वाला हुआ है। तो उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसके पार्ट्स को, बहुत छोटे छोटे जो पार्ट्स है सिस्टम में लगा हुआ सीपीयू में, उसको ज्यादा इफिशियंटली यूज करता है। पहला एक काम हुआ ओएस का। दूसरा क्या काम हुआ ओएस का कि यूजर को इस तरीके से यहां पर इंटरफेस दिखे
कि यूजर के लिए कन्वीनियंट हो, आसान हो यूज करना। अगर इंटरनली डेप्थ में जाएंगे सिस्टम को, तो सब यूजर को तो नॉलेज नहीं है इंटरनली का। सब यूजर को मान लो सिंपली एक कोडर है, वो लैंग्वेज पढ़ा हुआ है, कुछ भी C++, जावा, कुछ भी पढ़ा हुआ है, PHP, कुछ भी पढ़ा हुआ है लैंग्वेज। अब कोडिंग करना है, उसको अपना लैंग्वेज ही पता है ना, वो अपना लैंग्वेज में इनपुट करेगा, प्रोग्राम को लिखेगा, अपना लैंग्वेज में प्रॉब्लम को लिखेगा, जो भी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम जो लिखा जाता है कंप्यूटर में, उसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। तो लिख रहा है अपने लैंग्वेज में, वो लिख दिया, मतलब जो भी उसका लैंग्वेज पढ़ा हुआ उस लैंग्वेज में। इंटरनली कैसे वो रन करेगा, कैसे सारा काम होगा, इस नॉलेज का जरूरत नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि इसके हेल्प करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब क्या, वह इसका एक काम क्या हुआ, एक काम क्या हुआ, इफिशियंसी को इंक्रीज हुआ, और दूसरा काम क्या हुआ, कन्वीनियंट फॉर यूजर, यूजर के लिए आसान तरीका, एक फॉर्मेट, ऐसा प्लेटफॉर्म बना कर दिया है कि यूजर आसान तरीके से अपना इनपुट दे और उस इनपुट को ओएस रिसीव करके सिस्टम में देगा प्रोसेस करने के लिए, जैसा सिस्टम को चाहिए, जिस लैंग्वेज में सिस्टम को चाहिए उस लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट करके यहां दे रहा है। फिर ये आउटपुट दे दिया, आउटपुट भी ओएस के थ्रू ही आ रहा है, लेकिन आउटपुट मिला। तो बीच में, इनपुट आउटपुट के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है कि उस इन्वायरमेंट में सब पार्ट्स को सही तरीके से यूज करना है। जैसे क्या, एक सिंपल स्कूल है, अगर एक स्कूल में शेड्यूल नहीं रहे, टाइम टेबल नहीं बनाया जाए कि कौन से क्लास में क्या पढ़ाई होना है, सिलेबस नहीं डिफाइन किया जाए, तो सिंपली सब लोग स्कूल जाएगा, किसी को पता नहीं है पढ़ाना कब क्या पढ़ाना है, तो रेंडमनेस है ना। इसलिए क्या किया जाता है, सबका टाइम टेबल दिया जाता है कि ए पर्टिकुलर क्लास यहाँ रहेगा, ए क्लास यहाँ रहेगा, 1 कहीं और रहेगा, 2 क्लास कहीं और रहेगा, 3 कहीं और रहेगा, सब क्लास है डिफाइंड। उसमें किस क्लास में कौन से टीचर पढ़ाएंगे, क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उस सब्जेक्ट में कितना सिलेबस खत्म करना है, कब तक, सारा कुछ डिफाइंड है पहले से। ये क्या हुआ, एक इन्वायरमेंट हुआ ना। इसमें टीचर्स हैं, क्लासरूम है, स्टूडेंट है, प्रिंसिपल है, सब लोग काम कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट में। तो ऐसे ही सेम कंप्यूटर में बहुत सारा पार्ट्स है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर में सब अपना अपना काम प्रॉपरली कर रहा है, सबका यूज हो रहा है। यूज क्या है भाई, तो सिस्टम को कुछ इनपुट मिल रहा है, वो इनपुट लेकर डेटा को प्रोसेस करके कुछ आउटपुट दे रहा है, मतलब यही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पस जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्यों, उसका पर्पस यही है कि इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम, अलग अलग जो पार्ट्स है सिस्टम में उसका इफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना, अच्छे तरीके से यूज करना। अच्छे तरीके का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ आउटपुट ज्यादा आना, नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहा है पर यूनिट टाइम में, कम टाइम में ज्यादा काम करे, इसका मतलब इफिशिएंट ज्यादा है। दूसरा क्या, यूजर के लिए इजी फॉर्म बनाना, इजी फॉर्मेट में यूजर यूज कर पाए, कन्वीनियंट फॉर यूजर, मतलब कि यूजर को सिस्टम यूज करने में आसान हो, क्योंकि अगर आसान नहीं होगा तो सब लोग यूज नहीं कर पाएगा। जिसको बहुत डेप्थ में नॉलेज है वो यूज कर सकता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में देखो क्या है, सिंपल सा, उसमें मेमोरी बनाया हुआ है, उसमें रैम बनाया हुआ है, उसका प्रोसेसर है, एक बोर्ड में सब कुछ है, इतना आसान तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। क्या देखते हैं हम लोग बस फ्रंट पैनल को देखते हैं, क्या कॉल लगाना है, कॉल वाले बटन को प्रेस किए, मैसेज हो गया, मेल हो गया, कुछ भी काम करना है, गेम खेलना है, बस बटन प्रेस करते हैं, स्टार्ट हो जाता है हम लोग के लिए। बैकग्राउंड में क्या फंक्शन कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है।
ओएस का बस यही काम है कि बैकग्राउंड में क्या काम हो रहा कोई मतलब नहीं होना चाहिए यूजर को। जितना आसान तरीके से यूजर यूज कर पाएगा, इनपुट दे पाएगा, उतना ही अच्छा ओएस के लिए है। मतलब जो ओएस ज्यादा कन्वीनियंट है यूजर के लिए वो ज्यादा बेस्ट है। और एक और चीज क्या, सब पार्ट्स का यूटिलाइजेशन भी, यूटिलाइजेशन ज्यादा अच्छा कर रहा है वो भी अच्छा है। पर्पस दो ही है, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम, पहला यूज हो गया ओएस का। दूसरा यूज क्या हो गया, कन्वीनियंट फॉर यूजर, दूसरा यूज हो गया। ये दो ही यूज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंपॉर्टेंट बनाता है। अगर ओएस नहीं रहे तब क्या होगा, पर्पस सही है ना। अगर सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ओएस, इसको क्यों पढ़ रहे हैं देख लिए। अगर ये नहीं रहेगा तब क्या होगा भाई, तो नहीं रहेगा तो सब पार्ट्स को यूज नहीं सही तरीके से कर पाएंगे, यूजर यूज नहीं कर पाएगा। जिसको बहुत ज्यादा डिटेल्ड नॉलेज है सिस्टम के बारे में वो थोड़ा यूज कर सकता है, सब लोग नहीं यूज कर सकता है उसको। अगर नहीं ओएस होगा तब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए ओएस का इंपॉर्टेंस क्या है कि कितना भी अच्छा सिस्टम हम बना दें, बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें नहीं होगा तो यूज ही नहीं कर पाएगा। सिस्टम है अच्छा लेकिन यूजर के लिए आसान नहीं है यूज करना, तो यूज नहीं हो पाया। तो इसके लिए ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका यही इंपॉर्टेंस है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे जो क्या क्या चीज पढ़ना है आखिर। ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हो गया, अब थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ये तो ऊपर ऊपर था बहुत ही स्क्रैच में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक। अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो पहला देखो पार्ट क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, कितना टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ कमांड अगर यूजर दे रहा है तो कमांड कैसे प्रोसेस हो रहा है, यही बात ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन में है। ये टाइप्स ऑफ कितना तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कैसे काम कर रहा है, किसका क्या प्राइमरी गोल है, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसके टाइप्स में डिवीजन है। तो इंट्रोडक्शन में यही है। दूसरा क्या है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, क्वेश्चंस इससे भी आता है लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट है। जो लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम में होंगे उनके लिए ये भी इंपॉर्टेंस रहेगा, थ्योरी लिखना रहता है लेकिन बताएंगे हर चीज जितना भी लिखा हुआ है। देखो इस साइड में, इसके बाद में यहां से स्टार्ट हुआ है यहां तक है, सारा चीज को अच्छे से डिटेल में बताएंगे। अभी सिलेबस को बता रहे हैं, अभी पहले सिलेबस को अच्छे तरीके से जान लेना है कि पूरे ओएस में हम लोग 70 आवर्स करने क्या वाले हैं, क्या पढ़ाई करेंगे। तो 70 आवर्स यही सब पढ़ाई करेंगे। थोड़ा ज्यादा है, कहीं कहीं कम पढ़ाया जाता है, लेकिन ज्यादा इसलिए है क्योंकि यार मेरा पर्पस यही है कि जो लोग को कुछ भी नहीं नॉलेज है ओएस का, उसको भी समझ में आए अच्छे से। आसान चीज भी है, एकदम बेसिक से जो डेप्थ होना चाहिए एक्चुअल गेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस डेप्थ तक गया हुआ है। इसलिए आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ाई करना है। वीडियो को देखिए, कंटिन्यूअस देखना, नोट्स बनाना भी नहीं है। अभी नोट्स मिलेगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पीडीएफ है गिवन, पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम सामने पीडीएफ रख के उसको पढ़ाई करना है। जहां जहां कुछ अपना लगे, होता है कुछ भी हम बता रहे हैं उसमें कुछ अपना माइंड से कुछ कंक्लूजन आ रहा है, कोई अच्छा चीज इजी तरीका, उसको वहां साइड में लिख लिए, पेन रखे रहे। बस पूरे का बार बार वीडियो पॉज करके नहीं लिखना है। हाँ, कोई चीज नहीं समझ में आए थोड़ा बैक जाकर उसको फिर से रिवाइज किए, पर्पस यही होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में देख लिए कि कितना टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्चुअली कैसे कमांड को फॉलो कर रहा है। उसके बाद क्या है, सेकंड में प्रोसेस मैनेजमेंट।
अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है जो, प्रोसेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें है क्या एक्चुअली, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या होता है भाई? तो प्रोसेस होता है जब हम लोग कुछ भी काम करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से, सिस्टम से, कुछ भी काम, चाहे वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम रन करवाना हो, कुछ भी काम करवाना चाहते हैं सिस्टम से, तो उसमें उस काम करवाने के लिए एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है। मतलब क्या है, एक्चुअली क्या काम करवाना चाह रहे हैं, बोल तो नहीं रहे हैं, लिख कर समझाना है, उसको लिखना पड़ेगा। उसको लिखते जो हैं हम लोग प्रॉब्लम को, वो जो लिख कर जो रेडी होता है उसको प्रोग्राम कहते हैं। मतलब हम लोग अपने प्रॉब्लम को लिखे रिटन फॉर्म में, जो लिख दिए बहुत सारा ऐसे एक पेज लिख दिए, अपना प्रॉब्लम क्या है, क्या काम करवाना है सिस्टम से, ये जो पेज में रेडी हुआ ना लिखकर, यही है प्रोग्राम। ये प्रोग्राम यही है। कुछ भी काम है, कुछ भी प्रॉब्लम है हम लोग को, ये दो यूजर है, लो आंख भी बना लो, यूजर है, यूजर को कुछ भी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है सिस्टम से। इस प्रॉब्लम को जब लिख लेता है सिस्टम को समझाने के लिए कि ऐसा 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 काम करना है, तो रिटन फॉर्म जो होता है वही प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम लिखकर तो दे दिए हम लोग सिस्टम को, तो हो सकता है सिस्टम क्या है, एक से ज्यादा प्रोग्राम लिख कर दे सकते हैं उसको। जैसे हम लोग को ही मान लो कोई आदमी बोले, अभी मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो गेट के लिए, तो क्या बोल दे कि 4 क्वेश्चन ओएस का बना लेना, 4 क्वेश्चन टीओसी का बनाना, 4 क्वेश्चन एलओ का बनाना, 4 क्वेश्चन डिस्क्रीट मैथ का बनाना, चाहे डिजिटल लॉजिक, कुछ भी अलग अलग सब्जेक्ट, नेटवर्किंग का बना लो, प्रोग्रामिंग का बना लो, डेटा स्ट्रक्चर कर लो, कुछ भी कर लो। 10 तरीके का काम अगर दे दिया, क्या करते हैं हम लोग, सुने, इसको स्टोर रखे, फिर बारी बारी से एक बार ओएस का बनाएंगे, एक बार एलओ का बनाएंगे। हो सकता है कंटिन्यूअस 4 क्वेश्चन ओएस का है, कंटिन्यूअस 4 क्वेश्चन ओएस का बना लिए, या फिर ये हो सकता है कि एक क्वेश्चन ओएस का बनाए, फिर उसके बाद एक एलओ का बनाए, फिर एक डेटा स्ट्रक्चर का बनाए। चेंज कर सकते हैं, या फिर 4 पहले इसका बनाओ, फिर 4 एलओ का बना लो, अपना पैटर्न में सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कोई दे दिया तो। उसी तरीके से बहुत सारा काम अगर दे दिया, मल्टीपल प्रोग्राम अगर यूजर है जो लिख दिया, तो अब वो प्रोग्राम कब रन करेगा। रन करना मतलब क्या, सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। जब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, सेम उस तरीके से सिस्टम जब प्रॉब्लम को रीड करके सॉल्व करना स्टार्ट करेगा, मतलब यहां से शुरू करेगा, ऐसे 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 जाएगा, फिर ये लाइन सॉल्व करेगा, फिर ये लाइन सॉल्व करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। तो जब स्टार्ट कर दिया ना, मतलब कि ये प्रोग्राम रन कर रहा है। जब स्टार्ट कर दिया, सॉल्व करना स्टार्ट किया, कंप्लीट नहीं किया है अभी कंप्लीट नहीं किया है, स्टार्ट ही किया है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो जब स्टार्ट कर रहा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग कि प्रोग्राम रन कर रहा है सिस्टम में। रन करने का मीनिंग यही है, प्रोग्राम रन कर रहा है। तो जब प्रोग्राम रन करना स्टार्ट कर देना, जब प्रोग्राम रन करना स्टार्ट कर दिया, तो रन करना स्टार्ट करने के, जब रन करना स्टार्ट कर दिया है ना, तो इसका नाम प्रोग्राम से चेंज होकर बन जाएगा क्या, प्रोसेस। जब नहीं रन कर रहा है ये प्रोग्राम, यूजर है जो अपना प्रॉब्लम को लिख दिया, तो प्रोग्राम बन गया। अब प्रोग्राम अगर अभी नहीं रन कर रहा है, नहीं कंप्यूटर उसको सॉल्व कर रहा है, तो प्रोग्राम ही है, वो लिखा हुआ कहीं स्टोर्ड है मेमोरी में स्टोर हो चुका है वो। लेकिन जब सिस्टम उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, तो जिस मोमेंट में सॉल्व करना स्टार्ट किया है ना, उस समय प्रोग्राम बन जाएगा प्रोसेस।
चेंज नहीं, अंदर में कुछ है, सॉल्व कर रहा है वो, लेकिन इसका नाम प्रोग्राम से चेंज होकर प्रोसेस बन गया है उसी का। रन करते टाइम प्रोग्राम ही प्रोसेस है। मतलब कि प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है? एक्टिव है। ए क्या है? स्टैटिक है, कहीं रखा हुआ है, स्टोर है, चेंज नहीं कुछ आ रहा है। अब प्रोग्राम तो भाई रन कर रहा है, कुछ चेंजिंग भी तो आते जाएगा, सॉल्व करेगा, कुछ ना कुछ चेंज करके सिस्टम रखते जाएगा, उसको चेंज आना शुरू हुआ। तो चेंज आने का मतलब क्या हुआ? जो प्रोसेस क्या हो गया? एक्टिव हो गया। और ये क्या हुआ? स्टैटिक। स्टैटिक है प्रोग्राम। ये क्या है? एक्टिव है, डायनेमिक, जो भी लिख लो, डायनेमिक, मतलब कि चेंज हो रहा है। तो प्रोग्राम ही जब रन करना स्टार्ट कर दे सिस्टम में, तो उसका नाम हो जाता है प्रोसेस। प्रोसेस कुछ और नहीं है, जान लो, प्रोसेस कुछ और नहीं है। जब प्रोग्राम जो यूजर लिखा है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रोग्राम जब रन करना स्टार्ट कर दे सिस्टम में, तो उसी समय इसका नाम बदल के हो जाता है प्रोसेस से, मतलब प्रोग्राम से प्रोसेस बन गया। ये समझ गए कि प्रोसेस क्या है? ठीक। अब यहां देखो क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मतलब कि प्रोसेस को मैनेज करना है। किस तरीके से प्रोसेस को मैनेज करना है? तो प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रोग्राम रन कर रहा है वो बन गया प्रोसेस, और प्रोसेस को कैसे मैनेज करना है, मतलब कि वो रन कर रहा है, उस ड्यूरेशन में क्या क्या चीज हो रहा है प्रोसेस के साथ में। जब रन कर रहा है प्रोसेस, प्रोग्राम जब रन कर रहा है तो प्रोसेस बन गया है। उस प्रोसेस में रनिंग ड्यूरेशन में, खत्म होने के पहले, मतलब कि कंप्लीट प्रोसेस क्या है? रन करना स्टार्ट हुआ है, कोई भी काम है ना, क्या करेंगे? कोई भी काम है, मान लो हम लोग को 10 पेज लिखना बोल दे कोई, 10 पेज लिखना है भाई, लिख लेना। क्या करेंगे? अरे 10 पेज लिखना है, दिमाग में स्टोर कर लिए। तो स्टोर कर लिए तो अभी क्या है वो? अभी वो प्रोग्राम है। जब लिखना स्टार्ट कर दिए पेन पेपर लेकर, स्टार्ट जैसे ही किए तो वो बन गया प्रोसेस। तब स्टार्ट किए हैं जब, उसमें बहुत सारा चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ और फॉर्मूला यूज आएगा, फॉर्मूला वहां लिखेंगे, करते जाएंगे, फिर 10 पे जब कंप्लीट होगा, क्या होगा? कंप्लीटेड हो गया। कंप्लीट होकर उसको सॉल्व करके, मतलब पेपर लिख के रख दिए। तो कंप्लीट होने के पहले और स्टार्ट होने से लेकर कंप्लीट होने तक, मतलब कि, एक सेकेंड, पानी एक घुट पीते हैं, फिर तुम लोग पिए एक घुट। मतलब कि सिंपल समझो, रफ के लिए इसी तो जगह बनाए थे हम। यहाँ पर कुछ भी हम लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं अपने जरूरत के अकॉर्डिंग। चलो कोई बात नहीं। अरे तो इसमें क्या चीज है, जो प्रोसेस है, जो स्टार्ट हो गया है रन करना, क्योंकि रन करना स्टार्ट हुआ तभी तो प्रोसेस बना। रन करना स्टार्ट हो चुका है, प्रोसेस में कन्वर्ट हुआ, मतलब कि अब सॉल्व करने वाला है सिस्टम, इसको सॉल्व करने वाला है, माइंड में ले चुका है कि अब इसको सॉल्व करना है। हो सकता है इसके जैसा ऐसा 10 और प्रोसेस हो, इसका बाद में टर्म आए, क्योंकि सबका एक है, पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, इसका बाद में हो सकता है टर्म आए, लेकिन ये सॉल्व होने के लिए माइंड में आ चुका है सिस्टम की कि इसको अब सॉल्व करना है। तो उस समय से स्टार्टिंग से लेकर एक स्टेट क्या आएगा? कंप्लीशन आएगा, क्योंकि स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट किया तो थोड़ा टाइम बाद, नॉर्मल केस में अगर लिया जाए तो कंप्लीट करेगा ही। हो सकता है एक चांस ही कंप्लीट ही ना कभी हो, वो अलग चीज है। लेकिन नॉर्मल केस में प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो कंप्लीशन भी तो होगा, कंप्लीट करेगा। तो स्टार्ट करने से लेकर
कंप्लीट होने तक, यहां तक देखो, यहां से लेकर यहां से ऊपर और इस पॉइंट से नीचे, समझे? यहां से लेकर यहां तक जो टाइम है, यहां से यहां तक का जो टाइम है, ये टाइम में क्या क्या चीज होगा, प्रोसेस रन करने के ड्यूरेशन में जो कुछ भी होगा, इसके लिए ही है क्या? प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट इसके लिए ही है, यहां से ये पूरा टाइम को मैनेज कर रहा है, समझ रहे हो? तो प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब यही है कि जब प्रोसेस क्रिएट हो चुका है, तो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन के लिए आ चुका है, रन करने के लिए आ चुका है, सिस्टम अब उसको सॉल्व करने वाला है, उस समय से लेकर कंप्लीट होने तक जितना भी टाइम जो कुछ हुआ है उसके साथ में प्रोसेस में, उस सब का मैनेजमेंट, तो बीच में बहुत सारा चीज होने वाला है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए प्रोसेस मैनेजमेंट एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि क्या क्या होता है उसके बीच में। फिर इसके अंदर में बहुत सारा चीज होगा, वो सबको पढ़ेंगे। तो क्या क्या होगा भाई, इसके अंदर का चीज को देखते हैं। इसके इनसाइड के चीज में क्या देखेंगे? प्रोसेस कंसेप्ट। मतलब क्या? प्रोसेस है क्या? क्या था प्रोसेस? प्रोग्राम जो रन करने के लिए आ गया, कोई प्रोसेस बन गया। प्रोग्राम ही तो प्रोसेस बना है जब रन करने के लिए आ गया। तो प्रोसेस के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन कि प्रोसेस कब बना भाई? जब प्रोग्राम रन करने के लिए आया तभी बना है। तो जब बना था ना, उसको अराइवल टाइम बोलेंगे। क्या? प्रोसेस अराइव हुआ, आया है। कहां से आया है प्रोसेस? प्रोग्राम से जो कन्वर्सन हुआ है प्रोसेस में, जिस टाइम में ये प्रोसेस यहाँ है, इसके पहले तो कभी ना कभी ये प्रोग्राम रहा होगा, तो यहां से जब ये प्रोग्राम से प्रोसेस बना था, ये जो टाइम है जो हुआ अराइवल टाइम। कब बना है प्रोसेस? कंप्लीट कब हुआ है? तो कंप्लीट तो इस पॉइंट पर हो रहा है। मान लो यहाँ कंप्लीशन इस टाइम पर हुआ, कंप्लीट हो गया, तो यहाँ क्या रहेगा? कंप्लीशन टाइम। जब कंप्लीट हुआ तो कंप्लीशन टाइम, जब अराइव हुआ है, जब प्रोसेस बना है तो अराइवल टाइम हो गया। बीच में और भी टाइम आएगा, सब डिटेल में आएगा आगे। अभी ये बेसिक ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आगे पढ़ने में आसान हो। सब टॉपिक आएगा, हर एक टॉपिक को बाद में पूरे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो अराइवल टाइम हो गया, कंप्लीशन टाइम हो गया, बीच में और भी टाइम आया होगा। क्या टाइम है? जो टाइम है डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब पूरा डीप में पढ़ रहे होंगे इसको। ठीक, एक बेसिक ओवरव्यू ऐसा ही है। तो प्रोसेस कंसेप्ट, प्रोसेस के बारे में जानकारी। ठीक, तो प्रोसेस कंसेप्ट को देख लिया, क्या क्या होगा प्रोसेस के बारे में। अब है सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब क्या है? शेड्यूल का मतलब क्या होता है? हम लोग शेड्यूल कर लिए हैं, कुछ काम को इस तरीके से करना है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में करना है। एक शेड्यूल बना लिए, रूटीन बना लिए कि ऐसे शेड्यूल से हम लोग पढ़ाई करेंगे। मतलब क्या होता है कि सुबह उठे, क्या काम किए, उसके बाद क्या किए, उसके बाद क्या किए, उसके बाद क्या किए, एक तरह का टाइम टेबल। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग मतलब सीपीयू शेड्यूलिंग है। सीपीयू में जो शेड्यूल कर रहे हैं, क्या करेंगे? प्रोसेस ही को तो करेंगे। सॉल्व क्या हो रहा है? प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। प्रॉब्लम जब लिख दिया था तो प्रोग्राम बन चुका था। वो जब सॉल्व करना स्टार्ट किए तो प्रोग्राम ही प्रोसेस बन गया है। अब प्रोसेस का किस तरीके से सॉल्व करना है, पहले कौन बाद में कौन, क्या क्या चीज करना है, उसके लिए एक टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग। मतलब किस तरीके से रन करेगा सिस्टम में वो। सिस्टम रन करने का मतलब कैसे? सिस्टम क्या करता है? सिस्टम के अंदर में सीपीयू है, सीपीयू में प्रोसेसर है, प्रोसेसर में ही तो रन होना है। तो प्रोसेसर में कैसे रन करेगा प्रोसेस, क्या सीक्वेंस में कैसे उसको शेड्यूल किया जाएगा, क्या टाइम टेबल उसका सीक्वेंस बनाया जाएगा, उस सीक्वेंस बनाने वाले जो टाइम है
यहां से यहां के बीच में सीक्वेंस जो बनाने वाला टाइम है, यही है सीपीयू शेड्यूलिंग। शेड्यूल किए हैं सब चीज को, सब प्रोसेस को शेड्यूल किए हैं। इसमें बहुत सारा चीज इंटरनली कंसेप्ट है, जब डेप्थ में आएगा तो पूरा पढ़ेंगे। अभी बेसिक जान रहे हैं केवल। अब तो शेड्यूल कर लिए, सब प्रोसेस रन करना शुरू होगा। शेड्यूल कर लिए, उसके अकॉर्डिंग रन करेगा। अच्छा बात है भाई। तो अब आया सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है? सिंक्रोनाइजेशन का मतलब सिंपल मीनिंग क्या लगता है, नाम सुन के क्या लगता है? सिंक्रोनाइजेशन सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब क्या है? एक का क्लॉक दूसरे के क्लॉक से मिला हुआ है, सेम टाइम में ऑपरेट कर रहा है दोनों। मतलब मान लो मेरे पास में मार्कर है, अब हम ऐसे कैच दे रहे हैं किसी को, तो हम कैच दिए, वो कैच कर लिया, मतलब क्या है? सिंक्रोनाइज्ड है हम लोग। उसको पता है कि हम कब इसको कैच फेंकने वाले हैं, वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया और कैच ले लिया। मान लो हम फेंक दिए, वो आराम से बैठा हुआ है ऐसे, जब गिर गया नीचे फिर कैच लेने के बढ़ाया तो नहीं कैच कर सकता है वो। तो सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या हुआ? हम थ्रो किए, वो कैच ले लिया, तो सिंक्रोनाइज्ड है, टाइम मेंटेन है दोनों के बीच में, एक सेम क्लॉक से वो काम कर रहा है। तो सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ यहां पर कि एक से ज्यादा प्रोसेस है। जैसे प्रोसेस तो बहुत सारा है ना, सिस्टम में काम तो बहुत सारा है, तो बहुत सारा काम को तो करना भी है। तो जब बहुत सारा काम को करेंगे, मान लो एक प्रोसेस है P1, एक और प्रोसेस है, एक और है P2। तो P1 प्रोसेस और P2 प्रोसेस दोनों रन करेगा सीपीयू में, कभी ना कभी तो रन करना ही है, रन करेगा। मान लो P1 है जो किसी पर्टिकुलर डेटा को ले रहा है, क्योंकि जब ये रन करेगा, रन करने का मतलब क्या हुआ? कुछ इनपुट लेगा, कुछ आउटपुट देगा। इनपुट क्या है? डेटा है। जो इनपुट है वही तो डेटा है, डेटा उसी को कहते हैं। कुछ इनपुट लेगा, कुछ आउटपुट देगा, ठीक। तो इनपुट जो लिया वो डेटा है। तो मान लो P1 किसी पर्टिकुलर डेटा को यूज कर रहा है और P2 को भी वही डेटा चाहिए। P2 भी उसी डेटा पर काम कर रहा है। मतलब क्या? P1 इस डेटा को लेता है पहले और फिर कुछ चेंज करके यहां स्टोर करता है डेटा को। मान लो 2 है, 2 में 1 जोड़ देना है 3, तो यहां से 2 लिया, 3 यहाँ 1 जोड़कर यहां स्टोर कर दिया 3। तो यहाँ क्या आ गया? पहले 2 था, 2 से कट के क्या हो गया? 3 हो गया। फिर P2 क्या किया? P2 यहां से 3 लिया, फिर ये 2 ऐड करके इसको 5 बना दिया, मान लो, ठीक, 5 बना दिया। तो पहले P1 लिया था, तब लास्ट में 5 आया। P2 अगर लेता तो 2 से 2 रहता, 2 से 4 यहाँ स्टोर करता, 4 यहाँ लिया, फिर 5 स्टोर करता। दोनों का सीक्वेंस चेंज हो सकता है ना। तो अभी दोनों ही केस में 5 आया, लेकिन कुछ ऐसा सीक्वेंस भी हो सकता है जो डिफरेंट आंसर आए। कैसे आएगा डिफरेंट आंसर? देखो, मान लो P1 है जो मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहा है, ये है जो मल्टीप्लाई बाई 3 कर रहा है, ठीक। इनिशियली यहाँ पर 2 है, मान लो पहले P1 किया तो 2 इंटू 2 किया, 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4 हुआ। P2 लिया, 4 को लिया, 4 3 जा कितना हुआ? 12, तो 12 आया। अब मान लो दूसरे केस में लेते हैं, P2 को पहले करवाते हैं, 2 इंटू 3 6 इंटू 2, ये भी 12 आ रहा है। तो और क्या कर सकते हैं? कुछ और दूसरा वेरिएशन लेते हैं इसका डिवीजन करने के लिए। 1 को 3 से डिवाइड, चलो 4 से डिवाइड करवाते हैं, या तो 3 से ही करवाते हैं, चलो 3 से करवाते हैं।
हालांकि एक डेटा को जब ऐड कर रहे हैं, कहीं इनटू करेंगे, फिर एक डिवाइड करेंगे, और 2 इंटू किए, 3 डिवाइड के लिए 2/3 से एक्चुअल इंटू हो रहा है, इसलिए चेंज नहीं आया। जो भी हो, इसको हम डिटेल में देखेंगे हम लोग, लेकिन दो प्रोसेस, इसको डिटेल में देखेंगे क्या क्या वेरिएशन आ सकता है, कैसे डेटा को चेंज होगा। यहाँ पर दो अलग अलग केस में डिफरेंट डेटा कैसे आएगा सेम क्वेश्चन में, वो चीज को हम लोग देखेंगे बाद में। अभी सिंपल देखना है क्या कि पर्टिकुलर डेटा को अगर दो अलग अलग प्रोसेस अगर यूज कर पा रहा है एक ही डेटा को, उसके लिए क्या है, मान लो दोनों, एक केस क्या है, दोनों एक साथ में ही चले, पहले रन कर रहा है, या फिर पहले P1 कर रहा है, P2 बाद में कर रहा है, या फिर पहले P2 कर रहा है, P1 बाद में कर रहा है। अच्छा, यहां पर देखो प्लस और इंटू लेकर देखते हैं, +2 इंटू 3, देखो इसमें चेंज कैसे आएगा। +2 इंटू 3 लेंगे, इसका देखो वैल्यू कितना चेंज होगा। मान लो पहले से 2 है, P1 पहले आया, 2 + 2 कितना हुआ, 4 हुआ, 4 3 जा कितना हुआ, 12 हुआ। तो अब 12 आ गया है इसमें। अब मान लो P2 पहले आएगा तो क्या होगा, 2 इंटू 3 6 हुआ। पहले मान लो 2 है, इनिशियली 2 है, 2 इंटू 3 तो 6 हो गया। यहाँ प्लस है तो 6 + 2 कितना हुआ, 8 हो गया। 1 से 12 आ रहा है, 1 से 8 आ रहा है। सीक्वेंस चेंज करने में डिफरेंस आया ना। तो ये सीक्वेंस चेंज करके डिफरेंस नहीं आए, किस तरीके से हम लोग को, मान लो 12 चाहिए था, 8 मिल जाएगा तो गलत हो जाएगा, या फिर हम लोग को 8 चाहिए और 12 आउटपुट मिल जाए, वो भी गलत है। तो हम लोग के अकॉर्डिंग जो आउटपुट चाहिए उस तरीके से प्रोग्राम करना है, मतलब क्या, सिंक्रोनाइज करना है दो प्रोसेस को, कि सही तरीके से दोनों रन कर पाए। तो मल्टीपल प्रोसेस, एक से ज्यादा प्रोसेस, मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस को सही तरीके से रन करवाने का जो काम करना है कि जिससे हम लोग को डिजायर्ड आउटपुट मिले। तो डिजायर्ड आउटपुट मिलने के लिए जो हम लोग कुछ काम करेंगे मल्टीपल प्रोसेस के लिए, वही सिंक्रोनाइजेशन है। सिंक्रोनाइजेशन में और कुछ नहीं है। मतलब क्या था, हम कैच फेंक रहे थे, एक कैच कर रहा था, 2 है ना, अकेले हम रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन जब 2 लोग हो गया या 2 या 2 से अधिक लोग हो गया तो क्या है, दोनों को पैरेलल एक क्लॉक के अकॉर्डिंग काम करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सिंक्रोनाइज करना होगा दोनों को। तो सिंक्रोनाइजेशन यही है। तो इंट्रोडक्शन देख लिए हम लोग, प्रोसेस मैनेजमेंट के प्रोसेस कंसेप्ट देख लिए, सीपीयू शेड्यूलिंग देख लिए, सिंक्रोनाइजेशन देख लिए। एक और चीज, प्रोसेस कंसेप्ट और सीपीयू शेड्यूलिंग, इससे 40% केवल ये दोनों सब टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। इसलिए ये दोनों पर हम लोग टाइम भी ज्यादा देंगे और सही तरीके से पढ़ेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा सॉल्व करेंगे, ताकि प्रैक्टिस में अच्छे से आ जाए क्वेश्चन और इजीली कम टाइम में सॉल्व कर सके और एक्यूरेसी के साथ एग्जाम में सॉल्व हो। फिर सिंक्रोनाइजेशन आया, यहां से भी क्वेश्चन आएगा, ये सबसे भी क्वेश्चन आएगा, इसका वेटेज ज्यादा है थोड़ा, बस क्वेश्चन यहां से भी आना है। फिर सिंक्रोनाइजेशन के बाद क्या है, कनकरेंट प्रोग्रामिंग। तो कनकरेंट प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, जो वही मल्टीपल प्रोसेस जो रन कर रहा था, सिंक्रोनाइजेशन में हम लोग सिंक्रोनाइज किए थे, किस तरीके से डेटा को यूज कर रहा है। तो कनकरेंट प्रोग्रामिंग में पैरेलली प्रोसेस रन करेगा या फिर एक के बाद एक, मतलब सीक्वेंशियली रन करेगा। प्रोसेस के रन करने का कि एक साथ में 2 प्रोसेस पैरेलल रन कर रहा है या फिर एक के बाद एक रन कर रहा है, सीक्वेंस रन कर रहा है, उसको किस तरीके से प्रोग्राम लिखेंगे प्रोसेस को रन करने के लिए, यही है कनकरेंट प्रोग्रामिंग। कि पैरेलल में रन कर रहा है
या कुछ कुछ प्रोग्राम है जो सीक्वेंस में है, कुछ है पैरेलल में, तो कैसे वो रन करेगा सिस्टम में? तो उसके लिए ही ये प्रोग्रामिंग है जो हम लोग सिस्टम में यूज करेंगे, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। मतलब कि इस अलग अलग प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करना है, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है, उस ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए कनकरेंट प्रोग्रामिंग है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है डेडलॉक। डेडलॉक मतलब क्या? डेडलॉक का मतलब क्या है कि दो या दो से ज्यादा प्रोसेस के लिए भी है कि दो या दो से ज्यादा प्रोसेस है, तो होता क्या है, कभी कभी प्रोसेस डेडलॉक में चला जाता है। इसका मीनिंग क्या है? डेडलॉक का सिंपल मीनिंग पहले समझो कि मान लो मेरे पास में पेन है, ठीक, एक और आदमी है उसके पास में पेपर है, हम दोनों को एप्लीकेशन लिखना है, हमको भी लिखना है एप्लीकेशन, उस आदमी को भी एप्लीकेशन लिखना है। हम क्या बोले कि तुम एक पेपर दे दो हमको, हम एप्लीकेशन लिख लेंगे, क्योंकि पेपर तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास केवल पेन है और उसके पास में केवल पेपर है, उसके पास पेन नहीं है, केवल पेपर है। मेरे पास में पेन है लेकिन पेपर नहीं है। हम क्या बोले उससे कि पेपर दे दो, हम अपना एप्लीकेशन पहले लिख लेते हैं, फिर तुम लिख लेना। वो क्या बोला? वो बोला हमसे कि नहीं, पहले तुम पेन दे दो, पहले हम लिख लेते हैं, फिर बाद में पेपर तुम हमसे लिख लेना। तो हम भी जिद पर अड़े रहे कि नहीं, पहले तुम पेपर दोगे तो हम पहले लिखेंगे, तभी हम पेन पेपर दोनों वापस कर देंगे तुमको। वो क्या बोला? नहीं, पहले पेन दोगे तब दोनों वापस कर देगा। ना हम उसको पहले पेन दिए और ना वो हमको पेपर दिया, दोनों के दोनों ऐसे ही बैठे रह गए, कोई काम नहीं हुआ। तो ये काम कभी खत्म होगा क्या? कभी नहीं खत्म होगा। ना वो पेपर हमको देगा, ना हम उसको पेन देंगे। ये इनफिनाइट टाइम लग गया इसको खत्म होने में, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम जो मल्टीपल, जैसे क्या था, एक हम थे, एक और मेरा फ्रेंड है, ये दोनों क्या है, इसको प्रोसेस मानेंगे। तो ऐसे ही दो या दो से ज्यादा प्रोसेस जो कि अपना रनिंग टाइम को कंप्लीट नहीं कर पा रहा, कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है, कंप्लीट जो नहीं हो पा रहा है, इसको डेडलॉक बोलेंगे। तो इस डेडलॉक से कैसे पीछा छुड़ाना है, मतलब कैसे इसको सॉल्व करना है, ताकि फाइनाइट टाइम में दोनों का एप्लीकेशन लिखा जाए, मतलब दोनों प्रोसेस रन कर जाए, मतलब कि मल्टीपल प्रोसेस रन करके आउटपुट आ जाए फाइनाइट टाइम में। तो फाइनाइट टाइम में आउटपुट लाने के लिए क्या क्या काम करेंगे दोनों प्रोसेस के साथ में, ताकि फाइनाइट टाइम में आउटपुट आ जाए, उसको ही डेडलॉक में पढ़ेंगे हम लोग कि डेडलॉक है क्या, डेडलॉक हो कैसे रहा है, क्या क्या चीज रहेगा तो डेडलॉक होगा, मतलब पता कैसे करें कि डेडलॉक हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है डेडलॉक तब उसको डेडलॉक से खत्म कैसे करेंगे। तो इसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन होगा कि क्या है डेडलॉक, कैसे होता है, चेक कैसे करना है कि है या नहीं, और अगर है तो सॉल्व कैसे करना है, डेडलॉक से हटाना कैसे है, ये पढ़ेंगे हम लोग डेडलॉक में। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, स्किप किसी को नहीं करना है, जान लो। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और अच्छे से पढ़ना है, पढ़ाई कर ही रहे हो, टाइम देकर करो ढंग से कि क्वेश्चन बन जाए, पर्पस सही है। क्वेश्चन बन गया, नंबर आ गया, उसके बाद कौन पूछता है। एक बार नंबर आ जाएगा, कहीं अच्छे पीएसयू में चले जाओगे या कहीं अच्छे कॉलेज में चले जाओगे, लाइफ सेटल हो गया, इतना ही है ना। इसलिए टाइम देकर अच्छे से पढ़ाई कर लेना है। जो लोग कॉलेज में भी हैं वो लोग के लिए भी अभी क्या एडवांटेज है कि अभी आपके पास में टाइम है, कॉलेज का जो कैरिकुलम होता है उससे टाइम मिल जाता है स्टूडेंट को। तो यहां अगर रनिंग में गेट का कर लोगे तो अलग से एक साल नहीं बर्बाद करना है। ऐसे जो लोग रनिंग में नहीं कर पाते हैं वो लोग एक साल एक्स्ट्रा देना पड़ता है, वहां भी दोनों को कर सकते हैं।
वहां भी आराम से अच्छे से पढ़ के गेट में बहुत अच्छा नंबर लाया जा सकता है, करियर समझ जाएगा वहां भी। लेकिन टाइम तो लगा ना एक्शन। सोसाइटी तो जान ही रहे हो, कंप्लीट जैसे ही बीटेक करोगे सोसाइटी पूछने के लिए आ जाएगा क्या कर रहे हो, कहाँ हो अभी, जॉब लगा या नहीं, लगा तो कितना पैसा मिल रहा है, हर चीज पूछेगा। तुमसे मतलब नहीं है उसको, वो अपना काम कर रहा था सब दिन। कभी तुम्हारे कॉलेज लाइफ में कभी नहीं आया कि एक पेन ले लो, पेन से पढ़ना तुम, कभी नहीं पूछने आएगा। वो लोग भी तुमसे पूछेगा। तो इसीलिए टाइम में, सही टाइम में पढ़ाई करो। तो यहां क्या देखिए, डेडलॉक को हम लोग देख लिए कि डेडलॉक के बारे में हर जानकारी यहां पर लेंगे। जब टॉपिक स्टार्ट हुआ सब टॉपिक अलग से पढ़ाएंगे, अभी बस सिलेबस को हम बता रहे हैं कि पढ़ना क्या क्या है। तो ये हो गया डेडलॉक। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद है थ्रेड्स। थ्रेड्स का सिंपल मीनिंग क्या है, थ्रेड्स है क्या? तो जो प्रोग्राम हम लोग लिखे थे, जब प्रोग्राम रन करने के लिए आया तो प्रोसेस बन गया था। तो उस प्रोसेस को ही अगर छोटा छोटा ब्लॉक में डिवाइड कर देंगे, बहुत सारा ब्लॉक में उस प्रोसेस को, तो उस छोटा छोटा जो ब्लॉक होगा ना, उसका नाम दे दिए थ्रेड्स। थ्रेड्स वही है, छोटा छोटा प्रोसेस है, प्रोसेस का ही छोटा छोटा पार्ट है। तो बेनिफिट क्या हुआ भाई? बेनिफिट ये हुआ ये करने से, इससे एक ऑप्शन मिलता है क्या कि चलो कंप्लीट प्रोसेस को करना है ना, एक प्रोसेस बड़ा सा है, लाइन से सॉल्व करते हैं उसको, अब अलग अलग ब्लॉक में कर दिए तो पैरेलली प्रोसेस को सॉल्व कर सकते हैं। एक थ्रेड को यहाँ, एक को यहाँ, एक को साइड में, पैरेलल में 3 को मान लो थ्रेड कर रहे हैं सॉल्व, तो जल्दी सॉल्व हो गया ना वो, समझ रहे हो? तो थ्रेड्स है, इसके बारे में अच्छा से जल्दी में पढ़ेंगे, लेकिन जान लो बेसिक चीज कि थ्रेड्स है यही कि एक प्रोसेस को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं और वो छोटा पार्ट है जो क्या बना, थ्रेड्स बन गया। तो ये हो गया थ्रेड्स। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में इतना ही पढ़ना है। देखिए स्टार्टिंग से देखिए क्या आया, प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे रन करेगा, रन कर रहा है तो कैसे सिंक्रोनाइजेशन होगा, दो या उससे ज्यादा प्रोसेस कैसे रन कराएगा पैरेलल में जिससे कि सही आउटपुट मिले। उसके बाद में मल्टीपल प्रोसेस का क्या सीक्वेंस होगा, कैसे रन करवाना है, मतलब क्या पैरेलल में रन कर रहा है या सीक्वेंशियली रन कर रहा है। इसके बाद में दो या दो से ज्यादा प्रोसेस है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डेडलॉक हो रहा है, कैसे डेडलॉक से निकालेंगे। उसके बाद में थ्रेड्स में आए कि प्रोसेस को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिए थ्रेड के फॉर्म में, और थ्रेड अपना एग्जीक्यूट कर रहा है सिस्टम में। ये चीज पूरा जाने कहाँ, प्रोसेस मैनेजमेंट में। ठीक, अच्छे से समझो, सिलेबस को अच्छे से जान जाओगे। सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो कोई भी चीज का, छोटा से छोटा एग्जाम, बड़ा से बड़ा एग्जाम, सिलेबस का नॉलेज होना ही चाहिए। सिलेबस का नॉलेज है, तुम टू द पॉइंट को, पढ़ाई को टू द पॉइंट कर सकते हो कि हाँ इतना सिलेबस में है, सब सिलेबस को हम पढ़ रहे हैं। इसलिए सिलेबस जानना जरूरी है। जो हम लोग गेट में आ रहा है वही जानेंगे। इसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है भाई, तो जिस तरीके से प्रोसेस मैनेजमेंट है, प्रोसेस के साथ में क्या क्या चीज हो रहा है, तो सबका मैनेजमेंट कैसे होगा, सेम वैसे ही मेमोरी मैनेजमेंट है। मेमोरी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन, मेमोरी के बारे में हर चीज इंफॉर्मेशन कि मेमोरी में क्या है। मेमोरी में कुछ डेटा स्टोर हम लोग किए होंगे, उस डेटा कहीं यूज आया होगा तो डेटा को कहीं और ले गए होंगे, फिर लाए होंगे, कुछ भी चेंजिंग लाए होंगे। स्टोर करना, डेटा को रिट्रीव करना, मेमोरी बना कैसे है, किस तरीके से बना हुआ है, कॉपी कैसे कैसे हो रहा है, वहां पर ले जाकर पेस्ट कर रहे हैं, डेटा चेंज होकर कैसे हो रहा है, कितना डेटा को एक बार में लाना है, वो सारा डिटेल मेमोरी मैनेजमेंट में देखेंगे। सिंपल क्या है, मेमोरी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन। यहां पर मेमोरी का नाम लिए थे कभी? मेमोरी देखे थे कि यहाँ डेटा लेकर जा रहा था, बस इतना ही देखे थे और कुछ नहीं देखे थे ना। अब डेटा यहां पर था जो मेमोरी में, यहां पर जो डेटा था मेमोरी में, तो मेमोरी किस तरीके का है, कैसे बना है, क्या क्या काम वहां हो रहा है, हर चीज का इंफॉर्मेशन
छोटा से छोटा इंफॉर्मेशन मेमोरी के बारे में, क्या क्या वहां पर प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ पढ़ेंगे कहाँ? मेमोरी मैनेजमेंट में। प्रोसेस मैनेजमेंट था जो प्रोसेस के बारे में मैनेजमेंट देख लिए, मेमोरी मैनेजमेंट है तो मेमोरी के बारे में देखेंगे। तो भाई क्या क्या है यहाँ आप देखते हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है? रैम चिप इंप्लीमेंटेशन। रैम चिप इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि मेमोरी बना कैसे है, किस तरीके से रैम चिप, छोटा छोटा जो रैम में छोटा छोटा मेमोरी है रैम का, वो किस तरीके से जोड़कर बड़ा सा बनाए हैं मेमोरी हम लोग। रैम का छोटा छोटा चिप को जैसे ऐसे है, मान लो छोटा छोटा ईंटा से कैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं हम लोग, छोटा छोटा ईंटा से हम लोग एक बिल्डिंग बनाते हैं ना, लेकिन पैटर्न होता है, ईंट को रखने का पैटर्न होता है, किस तरीके से रखना है, ऐसे ऐसे दीवार बन रहा है। ऐसा नहीं कि बस गाड़ी से लाए, गाड़ी से पूरा ईंटा को एक जगह उछल दिए, वहां पर सीमेंट से रख दिए, पानी डाल दिए, वो बिल्डिंग बन गया। नहीं, उसके पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज करना होता है। तो ऐसे ही अरेंज करके रैम चिप को अरेंज करके पूरा मेमोरी बनाया गया है। तो किस तरीके से अरेंज करना है, कैसे अरेंज करेंगे कि हम लोग वहां पर आसानी से डेटा को स्टोर कर पाए। अगर मेमोरी है तो पर्पस क्या है कि मेमोरी में डेटा अपने जरूरत के मुताबिक, अपने अकॉर्डिंग, अपने यूज के अकॉर्डिंग डेटा को स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में, और जरूरत होने पर डेटा को हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं, हम लोग यूज कर पा रहे हैं उस डेटा को। तो जो स्टोर करना, डेटा को यूज करना, रिट्रीव करना, दोनों ही चीज होना चाहिए। इस तरीके से रैम चिप को, छोटा छोटा चिप को, मेमोरी ब्लॉक को अरेंज करना है ताकि एक बड़ा सा मेमोरी बन जाए। ठीक, तो ये कहां देखेंगे? ये देखेंगे रैम चिप इंप्लीमेंटेशन में, ये कैसे छोटा छोटा मेमोरी चिप से एक बड़ा मेमोरी बनाया गया है। उसके बाद क्या है? लोडिंग, लिंकिंग एंड एड्रेस बाइंडिंग। इसका मतलब क्या है भाई? लोडिंग नाम से दिख क्या रहा है, लोड करना। कहीं सिंपल देखिए होगा क्या, कहीं सामान लाने के लिए जाओ, ईंट लाने के लिए अगर जाओगे कहीं, या कुछ भी सीमेंट लाने के लिए जा रहे हो, कुछ भी बनाने के लिए बिल्डिंग को, क्या बोलते हो? या कोई और दुकान ही है, मान लो कुछ भी लाने गए हो, मान लो बहुत सारा सामान है तो एक गाड़ी में है, क्या बोलते हैं? तो सामान को लोड कर दो। सामान को किसी भी गाड़ी में लोड कर दो। लोड करने का मतलब क्या हुआ? हम लोग कहाँ लोड करवा रहे हैं? जो गाड़ी मेरे घर तक पहुंचा दे, जो गाड़ी मेरे घर तक पहुंचा दे, उस गाड़ी में हम लोग लोड करवा रहे हैं। वैसे लोडिंग यहां पर है, इसका मतलब क्या है? क्या लोड करेगा यहां पर? यहां पर ईंट सीमेंट तो नहीं है, यहां पर है क्या? यहां पर है प्रोसेस। प्रोसेस ही है ना, मेमोरी में डेटा स्टोर्ड है, जो भी डेटा रहे तो प्रोसेस को ही लोड करना है ना। कहां से कहां लोड करना है भाई? तो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड करना है। सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड करना है। मेन मेमोरी क्या हुआ? मेन मेमोरी हुआ रैम। मेन मेमोरी रैम हुआ। सेकेंडरी मेमोरी क्या हुआ? हार्ड डिस्क हुआ। जो सिस्टम में हार्ड डिस्क लगा होता है, लैपटॉप में हार्ड डिस्क भी होता है, या सिस्टम में भी कहीं हार्ड डिस्क रहेगा, कहीं कहीं एसएसडी रहता है, सॉलिड स्टेट डिवाइस। एसएसडी थोड़ा फास्ट काम करता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी ही है वो। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी या फिजिकल मेमोरी, कुछ भी नाम लेंगे तो रैम आएगा। रैम का ही अलग अलग नाम है, चाहे मेन मेमोरी बोलो या फिजिकल मेमोरी बोलो या रैम बोलो या प्राइमरी मेमोरी, कुछ भी बोलो, ये रैम है सब। एक सेकेंडरी मेमोरी है जहां हार्ड डिस्क और एसएसडी है। तो लोडिंग का मतलब हुआ कि सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लोड कर रहे हैं चीज को। तो सेकेंडरी मेमोरी से
अगर लोड कर रहे हैं किसी चीज को, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को जरूरत है, हम लोग को जो जरूरत है प्रोसेस का, वो प्रोसेस कहाँ होना चाहिए था? रैम में होना चाहिए था। तभी ना सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लोड किए हैं। घर ले जाना है तभी ना बोले हैं कि सामान को, इस सामान को लोड करो गाड़ी में, तब मेरे घर तक पहुंच जाएगा। तो वैसे ही सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लोड करवाया गया प्रोसेस को। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेसर होता है, जो प्रोसेस को सॉल्व करेगा, रन करवाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेसर हमेशा रैम से ही डेटा लेता है। प्रोसेसर कभी भी सेकेंडरी मेमोरी के पास नहीं जाएगा, प्रोसेसर रैम के पास आएगा, रैम में ढूंढने आएगा डेटा के लिए। क्यों सेकेंडरी मेमोरी के पास क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि प्रोसेसर का स्पीड बहुत ज्यादा है, प्रोसेसर का स्पीड बहुत ज्यादा है, उससे थोड़ा कम स्पीड है रैम का, और सेकेंडरी मेमोरी का स्पीड बहुत ही कम है। तो अगर प्रोसेसर सेकेंडरी मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा, मतलब कि डेटा लेगा, तो प्रोसेसर और सेकेंडरी मेमोरी को अगर साथ रखेंगे ना, एक सेकेंडरी मेमोरी है क्या, बहुत सुस्त आदमी है, वो क्या करेगा, 1 घंटा में 2 काम कर सकता है। एक साइड में प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर क्या चाहिए, ये 1 घंटा में 100 काम कर रहा है। तो अगर सेकेंडरी मेमोरी के साथ में रहेगा, वो 2 ही काम करवा सकता है ना, तो प्रोसेसर 2 ही काम करेगा। तो 100 काम करने वाला आदमी 1 घंटा में अगर 2 ही काम कर रहा है, मतलब 98 काम करने के टाइम में क्या कर रहा है, बैठा हुआ है। मतलब कि प्रोसेसर आइडियल है। तो यूटिलाइजेशन एफिशिएंट नहीं हुआ ना, कम यूटिलाइजेशन हुआ ना, कर सॉल्व कर सकता था ज्यादा, लेकिन हम सेकेंडरी मेमोरी से इसका काम करवा रहे थे, ये सुस्त रह गया। क्यों? इसके पास डेटा ही नहीं था, बैठा रह गया, कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसलिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से कम्युनिकेट नहीं करवाते हैं प्रोसेसर को। किससे करवाएंगे? रैम से करवाएंगे। रैम कैसा है? रैम मतलब कि मेन मेमोरी। मेन मेमोरी कैसा है? प्रोसेसर अगर 100 काम कर रहा है तो मेन मेमोरी भी 40 काम करेगा। स्पीड तो कम है उससे, लेकिन ये जो 2 काम कर रहा था सेकेंडरी मेमोरी, इससे तो ज्यादा है ना, कम से कम 40 काम तो करवा लिया ना ये। यहाँ 2 काम ही होता है। तो इसलिए सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में डेटा आया, यहाँ से प्रोसेसर काम कर रहा है। तो सेकेंडरी मेमोरी से जो मेन मेमोरी में प्रोसेस आ रहा है ना, इसी को लोडिंग बोलते हैं। लोडिंग का मतलब यही है, सेकेंडरी से लोड होकर मेन मेमोरी में आया, ये प्रोसेस को लोडिंग बोलते हैं। लिंकिंग है। लिंकिंग मतलब क्या है? लिंक करना, एक रास्ता बनाना। लिंक मतलब क्या हुआ, होता है ना, लिंक रोड है, बोलते हो ना कहीं कि लिंक रोड है, यहां से वहां मिलाने वाला रोड है। तो लिंकिंग करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, लिंक रोड है मान लो, ये मिला रहा है इस 2 जगह को। तो इसे लिंकिंग का मतलब क्या हुआ कि मान लो एक प्रोसेस को रन कर रहे थे हम लोग, इस प्रोसेस के बीच में कुछ ऐसा काम आया है कि कोई और छोटा प्रोसेस को रन करना पड़ेगा। प्रोसेस को रन कर रहे हैं 100 वर्ड्स का है, मान लो 100 इंस्ट्रक्शन, मान लो 100 इंस्ट्रक्शन, 100 लाइन है अगर इसमें, तो 50 लाइन तो आराम से रन कर लिए। उसके बाद क्या जरूरत पड़ा, कुछ और चीज का जरूरत पड़ा, डेटा का। उस डेटा को फाइंड आउट करने के लिए कोई और प्रोसेस को रन करवाना है। तो कोई और प्रोसेस को रन करवाना है, तो यहाँ से ये जो प्रोसेस हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से लिंक बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे उस प्रोसेस के पास जाने का, तब ना वहाँ सॉल्व करके फिर से उसको सॉल्व करेगा और उसका आउटपुट यहाँ लेकर चला आएगा। तो इकामन से लेकर 100 तक फिर इसका इंस्ट्रक्शन, इतना जो लाइन था, स्टेटमेंट था, एग्जीक्यूट हो गया। तो रास्ता तो बनाना होगा ना, कहीं से कहीं जाना है, तो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब जाना है और लौटना है, इसके लिंक करना होगा। वही लिंक जो करना है उसके लिए बोलते हैं लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब यही है, समझ रहे हो बात को, कि एक बड़ा प्रोसेस है, इसको हमको एग्जीक्यूट करवाना है। तो एक प्रोसेस में मान लेते हैं, यहाँ पर देखो लिखते हैं, आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ, जितना समझ में आए समझो आराम से,
सब चीज डिटेल में आएगा और फिर डिटेल में हर चीज अच्छा से पढ़ेंगे। ये क्या है, ये है P1, ये क्या है, ये है P2। इसमें बहुत सारा ऐसे ऐसे है। अब मान लो P1 से यहाँ पर आए, फिर P2 का आउटपुट का जरूरत है, क्या किए, ऐसे रास्ता बना दिए। जब सॉल्व करके आया तो ऐसे यहाँ लेकर चले आए। तो ये रास्ता क्या है, ये लिंक है, लिंक है, यही हुआ ना। ये क्या हुआ, लिंकिंग, मतलब कि लिंक बनाया जा रहा है, रास्ता बनाया गया है कहीं से कहीं जाने का। तो लिंकिंग का मतलब यही है। एंड क्या हुआ, लोडिंग, लिंकिंग एंड एड्रेस बाइंडिंग। तो एड्रेस बाइंडिंग का मतलब क्या हुआ, एड्रेस को ऐड किया हुआ है, एड्रेस बाइंड किया हुआ। किसका एड्रेस को बाइंड किया हुआ है कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जब रन कर रहा है तो यहां आया, कहीं और जा रहा है, तो एक्चुअली ये प्रोसेस है कहां स्टोर्ड, एक्चुअली P2 स्टोर्ड कहां है। तो एक्चुअली P2 जहां स्टोर्ड है, इसका एक्चुअल एड्रेस को, इसका एक्चुअल एड्रेस को बताने के लिए, एक्चुअल एड्रेस कहाँ है, तब ना उस एड्रेस पर जाकर सर्च करेगा। जैसे P1 है जो, एक रास्ता तो मान लो बना लिया है, तो रास्ता से रास्ता बनाया तो कोई एड्रेस रहा होगा ना, क्योंकि P2 भी कहीं ना कहीं तो मेमोरी में ही स्टोर्ड है, उस मेमोरी का एक्चुअल एड्रेस रहा होगा। तो इस एड्रेस पर जाएगा, तो ये लिंक के थ्रू एड्रेस पर गया। तो लिंक जो क्रिएट किए हैं, ये लिंकिंग है। और जिस एड्रेस पर गया था इस प्रोग्राम को, P2 को, प्रोसेस को एक्सेस करने के लिए, वो एड्रेस हम लोग दिए, इनपुट में दिए P1 को। मतलब क्या, इसको बोलते हैं एड्रेस बाइंडिंग। मतलब बाइंड किए, एड्रेस के साथ में उसको बाइंड किए हुए हैं। P2 का यहाँ लिंक देकर इसके एड्रेस को यहाँ हम पास कर चुके हैं कि जैसे ही ये रन कर रहा होगा, इसका एड्रेस आएगा, यहाँ से लिंक के थ्रू चला जाएगा P2 के पास, फिर इसका आउटपुट लेकर फिर से P1 के पास आ गया। मतलब कि एड्रेस के साथ में हम लोग जोड़ दिए। तो एड्रेस के साथ में जोड़ना ही है जो एड्रेस बाइंडिंग है। देखो भैया वो क्या काम आ गया, भैया पेपर लेने आए हैं। चलो फिर हम लोग क्या देखे, लोडिंग, लिंकिंग एंड एड्रेस बाइंडिंग, यहां तक देख लिए। इसके बाद क्या है, ये कहां पर है, मेमोरी मैनेजमेंट में ही है। देखो यहां भी मेमोरी था, यहाँ सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जाना है, लोडिंग में भी, लिंकिंग में भी। एक प्रोसेस को दूसरे से लिंक कर रहे हैं, फिर एड्रेस बाइंडिंग में एड्रेस को बाइंड किए थे। सब जगह मेमोरी के बारे में ही चर्चा है, इसलिए इसका नाम था मेमोरी मैनेजमेंट। इसके आगे का देखेंगे, आगे क्या है, पानी पीते हैं फिर आगे का। तो यहां पर हम लोग अभी तक ये देखिए। इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट में ही इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद यहां से शुरू है, ये क्या है, टेक्निक्स। तो क्या क्या टेक्निक है मेमोरी को यूज करने के लिए, सही से यूज करने के लिए कुछ टेक्निक बनाया गया है। तो क्या क्या टेक्निक है, तो टेक्निक में देखो बहुत सारा नाम लिखा हुआ रहेगा। टेक्निक्स में क्या लिखा है, ये टेक्निक के अंदर में ही पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेड पेजिंग, ये कहाँ है, टेक्निक्स में है। किसके टेक्निक्स में है, मेमोरी मैनेजमेंट के, मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक के अंदर में ही ये सारा टेक्निक है। यहां देखो टेक्निक में यहां क्या लिखा हुआ है, इससे भी 40% कवरेज होता है। 40% यहां से क्वेश्चन आएगा, 40% प्रोसेस कंसेप्ट और सीपीयू शेड्यूलिंग से आएगा, 80% यहां से रफली है,
हो सकता है कभी 60% आए, श्योर शॉट नहीं है कि इतना इतना आना ही है। हो सकता है यहाँ से 30 आए, यहाँ से भी 30 आए, 60 आए, बाकी 40% बाकी सिलेबस से आया, इसलिए स्किप नहीं कर सकते हो, जान लो। तो टेक्निक्स में क्या है, सबसे पहले क्या देखें, पेजिंग देखे हैं। तो पेजिंग का मतलब क्या है रफली हम लोग समझेंगे, फिर वो टॉपिक जब आएगा तो अच्छे डिटेल में जानेंगे। पेजिंग का एक रफ आइडिया जानो क्या, कि अभी हम लोग क्या बोले थे थोड़ा देर पहले, लोडिंग के टाइम में कुछ बोले थे ना सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात। लोडिंग के टाइम में सेकेंडरी मेमोरी के बारे में क्या बात बोले, कि सेकेंडरी मेमोरी में रहेगा और उसको लोड करके मेन मेमोरी में ले आएंगे और फिर एग्जीक्यूट करेंगे, यही बोले थे ना। अभी थोड़ा देर पहले यही बोले थे। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से जो मेन मेमोरी में लाएंगे तो हो सकता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, यहां पर देखो ये है सेकेंडरी मेमोरी, यहां पर ये है मेन मेमोरी या फिर रैम इसको बोल लो, ठीक। ये है सेकेंडरी मेमोरी, ये है मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का साइज कितना है, 4 GB। मेन मेमोरी का साइज कितना है, इसे कम लेते हैं, मान लो 50 MB। तो इसका साइज, सेकेंडरी मेमोरी का साइज 4 GB है, रैम का साइज, मेमोरी का साइज 50 MB है, 50 MB है। तो अगर यहां से यहां कॉपी करना है, सिंपल सोचो, यहां से यहां कॉपी करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां जो भी चीज है उसको कॉपी करेंगे तो यहां से यहां लेकर आएंगे ना। मान लो इसके अंदर जो लाना चाह रहे थे प्रोसेस को, ये प्रोसेस का इंडिविजुअल साइज है जो 200 MB है। जो कॉपी करना चाह रहे थे प्रोसेस को, उसका इंडिविजुअल साइज ही 200 MB है, रैम है 50 MB का। कभी भी 50 MB जगह में 200 MB आ सकता है। मान लो सिंपल एक बकेट है, 5 लीटर का ही बकेट है, उसमें 20 लीटर पानी तुम कैसे डाल सकते हो, अगर डालोगे तो पानी बाहर आ जाएगा, बर्बाद हो गया हो, रहेगा तो 5 ही। तो इसी तरीके से यहां भी 200 MB इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि इसका साइज, मेन मेमोरी का साइज, रैम का साइज छोटा है, इसलिए नहीं कर सकते हैं। तो इसको स्टोर कैसे करेंगे भाई, काम तो करना है सिस्टम में। तो क्या करेंगे, ये 200 MB का है ना, तो 200 MB के ब्लॉक जो इतना बड़ा है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे छोटा छोटा पार्ट में। मान लो इसको 10 पार्ट में अगर डिवाइड कर देते हैं हम लोग, क्या 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करते करते 9, तो 0 to 9 कितना हो गया, 10 पार्ट हो गया। सब इक्वल साइज में अगर डिवाइड हम लोग करते हैं तो सबका साइज कितना हो गया, सब पार्ट का 200 है, 200 MB साइज देखेंगे तो कितना बन गया, अब छोटा छोटा पार्ट का साइज बन गया 20 MB। छोटा छोटा साइज करके अगर 10 पार्ट में इसको कर दिए तब इसका साइज, एक का साइज 20 MB बन गया है। तो 20 MB यहाँ आ सकता है क्या, 50 MB में 20 MB आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है। तो हम लोग पूरा 200 MB को यहाँ नहीं कॉपी करके इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दे, इसके पार्ट को यहाँ लाते हैं, फिर जब काम हो जाता है तो उस पार्ट को यहाँ लेकर चले जाएंगे, खाली होगा फिर नया पार्ट को लेकर आएंगे। मतलब कि जरूरत के मुताबिक यहाँ लेकर आते हैं, समझ रहे हो, अपना नीड के अकॉर्डिंग, सिस्टम के नीड के अकॉर्डिंग यहां से यहां कॉपी करके ऑपरेटिंग सिस्टम लाएगा, यहां से कॉपी करके लाएगा। कैसे, अगर डायरेक्ट ज्यादा बड़ा ब्लॉक है, नहीं कॉपी हो रहा है, उस ब्लॉक को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर लेगा, वो छोटा पार्ट को यहां लेकर आएगा। जब काम उसका ओवर हो गया उसको फिर से वहां ये स्टोर कर देगा, फिर नया पार्ट को लेकर आएगा। मतलब कि काम चल जाए, 50 MB में ही काम चल जाए। तो ये जो पेज में डिवाइड किया ना, फिर यहाँ ला रहा है ना,
इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए ये कहां पर कौन से ब्लॉक को कहां पर स्टोर किया है, ये डेटा भी तो रखना होगा ना। कि मान लो ये सेकेंड ब्लॉक है, क्या है 2 मतलब सेकेंड ब्लॉक है, तो सेकेंड ब्लॉक आया तो यहां पर भी तो ऐसे पार्ट में रहेगा डिवाइडेड 20 MB लाना है, तो यहां पर कौन से ब्लॉक में कॉपी हुआ है एक्चुअली वो डेटा रखना होगा कि सेकेंड ब्लॉक यहां से लाकर कहां रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि सीपीयू को जब जरूरत होगा सीपीयू इसके पास जाएगा, तो सर्च कैसे करेगा, सर्च कैसे कर सकता है वो कि सेकेंड ब्लॉक कहां है, शुरू से देखना पड़ेगा उसको लाइन से। इससे अच्छा क्या है कि एक रिकॉर्ड मेंटेन कर लेंगे, जैसे एक पेज में टेबल कर लेंगे, क्या भाई कि कौन सा ब्लॉक कहां रखा है। कहीं भी मान लो सामान घर में रख रहे हैं, मान लो एक डायरी में लिख लें कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, जब भी हमको सर्च करना हो पूरा घर में सर्च ना करके वो डायरी देख लेंगे क्या कहाँ पर सामान रखा हुआ है। इनडायरेक्टली हम लोग भी तो यही करते हैं, सुबह सुबह जब ब्रश करना होता है जाते हैं कहाँ, पूरा घर में ब्रश ढूंढते हैं क्या, नहीं ढूंढते हैं। हम लोग को पता है कहाँ पर ब्रश रखा हुआ है, क्यों पता है, क्योंकि हम लोग कहीं रखे उसको याद कर लिए, तो याद कर लिए तो माइंड में एक जगह में स्टोर किए हुए हैं ना, दिमाग में ही स्टोर किए हैं, दिमाग में स्टोर तो किए हुए हैं कि अच्छा ब्रश यहाँ रखा हुआ है, जब जरूरत होगा तो वहां से ही लेना है। तो स्टोर है ना एक टेबल फॉर्म में कि ब्रश कहाँ है, पेन कहाँ है, बैग कहाँ है, शर्ट कहाँ है, पैंट कहाँ है, शूज कहाँ है, टाई कहाँ है, बेल्ट कहाँ है, हर चीज को स्टोर किए हुए हैं। बुक्स कहाँ है, नोटबुक कहाँ है, मोबाइल कहाँ, हर चीज को स्टोर किए हुए हैं। तो एक टेबल बना हुआ है ना, तो यहाँ भी जब लाएंगे कॉपी करके यहाँ पर, तो यहाँ भी एक टेबल बनाएंगे। तो ये जो छोटा छोटा पार्ट किए थे ना, इसको बोलते हैं छोटा पार्ट को पेज, छोटा छोटा पार्ट जो इसको बनाए हैं उसको पेज बोलते हैं। इसको मेंटेन करने के लिए जो टेबल एक बनाएंगे उसको बोलेंगे पेज टेबल, पेज टेबल यही है। यहां से जो कॉपी करके कहां पर स्टोर किए हैं, तो स्टोर जो किए हैं उसका सब डेटा को रखने के लिए एक टेबल बनाएंगे, उसको बोलेंगे पेज टेबल। और जो छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड किए थे यहाँ पर प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी में, ये छोटा छोटा पार्ट को यहाँ लाना है। अब उस छोटा छोटा पार्ट का नाम है पेज। और ये जो तरीका है यहाँ से पेज में डिवाइड करके यहाँ लाने का, इस पूरे तरीके को, इस पूरे टेक्निक को हम लोग बोलते हैं क्या, पेजिंग। पेजिंग यही है। सेकेंडरी मेमोरी में बहुत बड़ा ब्लॉक है, इससे यहाँ से नहीं यहाँ ला पा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है लाना, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिए, फिर उसको वहां से कॉपी करके ला रहे हैं। इस टेक्निक को ही पेजिंग बोलते हैं। समझ गए? और डिटेल में पेजिंग आएगा, बहुत डिटेल में आएगा। ये बेसिक जानो तो पेजिंग क्या है, एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं आगे, यही तो बता रहे हैं अभी, इंट्रोडक्शन है बस, सिलेबस को एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी, तो ज्यादा डीप में बताया भी नहीं है, ज्यादा डीप में समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए आराम से पढ़ेंगे, सब चीज धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग। अभी बेसिक डिटेल्स है जो जानते हैं। तो पेजिंग जान लिए, इसके बाद क्या लिखा है, मल्टी लेवल पेजिंग। अब देखो क्या नया चीज आया भाई, पेजिंग तो जान लिए, मल्टी लेवल पेजिंग क्या है। तो मल्टी लेवल पेजिंग कुछ नहीं, पेजिंग का ही थोड़ा सा और बड़ा रूप है। क्या बड़ा रूप है अब जानो। पहले तो यहां से कॉपी करने के लिए नहीं पॉसिबल था, तो इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर लिए पेज में, फिर कॉपी करना शुरू कर दिया। ठीक है भाई। अब कहां पर कौन चीज कॉपी करके रखे हैं, इस डेटा को मेंटेन किए कहां, एक टेबल में। तो उस टेबल का नाम क्या बन गया, उस टेबल का नाम बन गया पेज टेबल। तो ये टेबल को कहां रखेंगे, हम लोग कहां रखे थे उस चीज को, जो ब्रश कहां है, पेस्ट कहां है, सब कहां, दिमाग में रखे हैं ना। तो ऐसे ही एक टेबल को भी तो रैम में ही रखना है ना, मेन मेमोरी में ही तो रखना है, नहीं तो ये टेबल ढूंढने के लिए फिर सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा प्रोसेसर। अभी क्या बताए थे हम कि सेकेंडरी मेमोरी 2 ही काम करता है 1 घंटा में, प्रोसेसर 100 काम करने वाला है। प्रोसेसर अगर टेबल ढूंढने चला गया सेकेंडरी मेमोरी के पास, तो आधा टाइम ऐसे बर्बाद कर दिया। इसलिए ऐसा काम करना है कि प्रोसेसर को कभी भी जरूरत ना पड़े सेकेंडरी मेमोरी के पास जाने का। प्रोसेसर को जब भी काम हो मेन मेमोरी से
उसका काम चल जाए, जो भी डेटा चाहिए उसको मिल जाए। तो अब इस टेबल को कहाँ रखेंगे? इस टेबल को भी यहाँ ही स्टोर करेंगे। कहाँ? मेन मेमोरी में। पेज टेबल जो है, पेज टेबल को भी मेन मेमोरी में ही स्टोर करेंगे। कब? पेजिंग के समय में। मल्टी लेवल पेजिंग क्या है भाई? मल्टी लेवल पेजिंग जानते हो क्या है? इतना बड़ा ब्लॉक को नहीं ला रहे थे यहाँ, पॉसिबल नहीं था लाना, तो हम लोग पेज में डिवाइड कर दिए। ठीक, अब बोल रहे हैं क्या कि यहाँ से बारी बारी से छोटा छोटा पेज लेकर आएंगे, यहाँ स्टोर करेंगे। और कहाँ पर कौन रखे हैं उसके लिए एक पेज टेबल बनाए हैं। मान लो पेज टेबल का साइज 70 MB हो जाए, पेज टेबल का ही साइज 70 MB हो जाए, तो पेज टेबल यहां आएगा क्या? 50 MB में। तो ऐसा है कि अब पेज टेबल यहां नहीं ला सकते हैं, या 70 नहीं, मान लेते हैं जो 40 MB ही है, तो 40 MB ला तो सकते हैं, तो केवल पेज टेबल ले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे पेज टेबल कम ही जगह में होना चाहिए ना, ताकि बाकी जगह बच जाए। ये पेज को लाने के लिए पेज ही नहीं लाए हैं, पेज टेबल केवल रख दिए, कोई फर्क पड़ता है क्या? इंफॉर्मेशन केवल यहाँ रख दिए कि हाँ कौन सा पेज कहाँ है, लाए ही नहीं है जब पेज, तो क्या इंफॉर्मेशन रख दिए? अरे पहले तो लाना है पेज को, फिर एक पेज टेबल में एंट्री करके रखना है। तो मान लो पेज टेबल का साइज बहुत ज्यादा हो जाए, तो पेज टेबल यहाँ नहीं रख सकते हैं, तो पेज टेबल में क्या करेंगे? फिर हम लोग पूरे पेज टेबल को यहाँ ना रखकर, जिस तरीके से पूरा ब्लॉक कॉपी नहीं किए थे, ब्लॉक को पेज पेज में डिवाइड किए थे, सेम उसी तरीके से पेज टेबल को भी ऐसे डिवाइड कर देंगे पेज में। पेज टेबल को भी बहुत सारा छोटा छोटा पेज में डिवाइड कर दिए, और पेज टेबल का भी पेज को ही यहाँ लाए, पूरा पेज टेबल नहीं लाए, पूरा पेज टेबल नहीं लाए। जो जिस तरीके से यहाँ से छोटा छोटा पेज लेकर आ रहे थे हम लोग यहाँ, अब पेज टेबल का भी कुछ कुछ पेज यहाँ केवल लेकर आए हैं, कंप्लीट पेज टेबल नहीं लाए। क्यों? पेज टेबल का साइज बहुत ज्यादा हो रहा था। हम लोग काम क्या था? इतना ही मेमोरी में काम चला लेना है, तो यहां से कंप्लीट प्रोसेस को भी नहीं लेकर आएंगे, प्रोसेस को भी पेज में डिवाइड कर लेंगे तब लेकर आएंगे। और उसके लिए जो पेज टेबल हम लोग क्रिएट किए हैं, तो मान लो पेज टेबल का साइज बहुत ज्यादा हो जाए, तो पेज टेबल को भी पेज में डिवाइड करेंगे और इसका भी पेज ही लाएंगे रैम में। तो जो पेज टेबल को पेज में डिवाइड करते हैं ना पेजिंग के टाइम पर, उसी को मल्टी लेवल पेजिंग बोलते हैं। क्यों? एक लेवल तो पहला प्रोसेस को डिवाइड किए थे तो पेजिंग बन गया, अब पेज टेबल को भी डिवाइड किए तो एक लेवल आएगा, दो लेवल हुआ ना, पेज टेबल को भी कर लिए तो इसीलिए मल्टी लेवल हो गया। फिर मान लो और ज्यादा लेवल जाना है, तो फिर से जो पेज यहाँ ला रहे थे, मान लो उस पेज का भी साइज बड़ा हो गया, उसको भी पेज में डिवाइड करेंगे। एक लेवल, दो लेवल, तीन, एक लेवल है तो पेजिंग हो गया, दो लेवल हुआ मतलब एक बार पेज टेबल को कर लिए, मल्टी लेवल हो गया, तो 2 लेवल पेजिंग हो गया। फिर और करेंगे 3 लेवल पेजिंग जाएगा, मतलब पेज टेबल के पेज को अगर करना शुरू कर दिए तो अलग अलग लेवल बढ़ते जाएगा। वैसे ही कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? इसके साइज कम साइज है, उस कम साइज में काम चल जाए, इसी के लिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं सिंपल जानो पेज में। तो ये क्या हो गया? पेजिंग खत्म। मल्टी लेवल पेजिंग क्या है समझ गए हो। अब क्या आया? अब आया इन्वर्टेड पेजिंग। इन्वर्टेड पेजिंग का मतलब क्या है? इन्वर्टेड पेजिंग का मतलब है कि हम लोग जब यहां से पेज को लेकर आ रहे थे रैम में, तो हम लोग एक टेबल में स्टोर किए थे कौन सा सामान कहाँ रखा है, तो कौन सा पेज रैम में कहाँ पर रखा है, समझ रहे हो। तो रैम को भी डिवाइड किए थे ना, तो जब यहाँ सेकेंडरी मेमोरी में जब डिवाइड किए ऐसे, इसको क्या बोले? पेज बोले। तो रैम को जब ऐसे ऐसे डिवाइड किए, इसको क्या बोले? इसको बोलेंगे फ्रेम, इसका फ्रेम बोलेंगे। रैम को जो अलग अलग साइज में डिवाइड कर रहे हैं, रैम का जो डिवीजन कर रहे हैं उसको फ्रेम बोलेंगे। और सेकेंडरी मेमोरी में जो प्रोसेस को डिवाइड किया सेकेंडरी मेमोरी को, उसको क्या बोलेंगे? पेज बोलेंगे।
और पेज कौन सा फ्रेम में है, कौन सा पेज कौन सा फ्रेम में है, इस डेटा को रखने वाला जो टेबल है उस टेबल को बोलेंगे पेज टेबल। पेज टेबल में क्या होगा, एक प्रोसेस को डिवाइड करके यहां लाए हैं तो एक पेज टेबल बन गया, अगला कोई और प्रोसेस को लाएंगे तो दूसरा पेज टेबल बनेगा, कोई और प्रोसेस लाएंगे तो कोई और पेज टेबल बनेगा। मतलब 10 प्रोसेस है तो 10 पेज टेबल होगा। तो 10 को पेज टेबल स्टोर करना इसके लिए हैवी है ना, वर्डन है ना, एक्स्ट्रा वर्डन है कि 10 पेज टेबल को स्टोर करना है। मान लो जगह नहीं है 10 पेज टेबल के लिए, तब क्या होगा, प्रॉब्लम होगा ना। तो इसके लिए ही आया है क्या, इन्वर्टेड पेजिंग आया है। इन्वर्टेड पेजिंग में क्या होगा, जो सब जितना भी है प्रोसेस, सब प्रोसेस के लिए अलग अलग पेज टेबल नहीं होगा, सब प्रोसेस के लिए एक ही पेज टेबल होगा। मतलब एक ही पेज टेबल में 10 प्रोसेस है, 10 प्रोसेस का एंट्री रख लेंगे। तो कैसे रखेंगे, जब इसको डीप में पढ़ाएंगे तो बेसिक जानो कि इन्वर्टेड पेजिंग है क्या। तो सब प्रोसेस के लिए अलग अलग पेज टेबल बनाने का जो जरूरत था पेजिंग और मल्टी लेवल पेजिंग में, उसको खत्म करने के लिए कि एक ही पेज टेबल में काम चल जाए, उसके लिए है इन्वर्टेड पेजिंग। और पेजिंग और मल्टी लेवल में पेज टेबल हम लोग बोल रहे थे, इन्वर्टेड पेजिंग में क्या बोलेंगे, फ्रेम टेबल बोलेंगे, पेज टेबल नहीं बोलेंगे। पेजिंग और मल्टी लेवल में इसको क्या बोल रहे थे, इसको पेज टेबल बोल रहे थे। इन्वर्टेड पेजिंग में क्या बोलेंगे, पेज टेबल ना रह के बन जाएगा फ्रेम टेबल। इन्वर्टेड पेजिंग में क्या बन जाएगा, फ्रेम टेबल बन जाएगा। तो इसलिए ये हो गया इन्वर्टेड पेजिंग, सब प्रोसेस के लिए अलग अलग पेजिंग ना करना पड़े, बन गया इन्वर्टेड पेजिंग। चलो ये भी हो गया, डिटेल में देखेंगे जब ये टॉपिक आएगा। तो इसके बाद आया सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, सेगमेंटेशन का सिंपल मीनिंग लग रहा है सुनकर क्या, कि सेगमेंटेशन मतलब किसी चीज को सेगमेंट में डिवाइड किया जा रहा है। जैसे यहाँ पेज में डिवाइड किए हैं, वैसे ही अगर सेकेंडरी मेमोरी को सेगमेंट में डिवाइड करें, अलग अलग सेगमेंट में, 0th सेगमेंट, 1st सेगमेंट, 2nd सेगमेंट, 3rd सेगमेंट, 4th सेगमेंट, 5th सेगमेंट, अगर सेगमेंट में डिवाइड करें और एक बार में सेगमेंट को ही यहाँ लेकर आ रहे हैं, फिर ये जो जरूरत है जो सेगमेंट का, उस सेगमेंट को यहाँ लेकर आ रहे हैं, उसके लिए एक टेबल बनाएंगे। जैसे पेज को लाए तो यहाँ लाए तो पेज टेबल बना, उसी सेगमेंट को यहाँ लाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेगमेंट के लिए बनेगा सेगमेंट टेबल, सेगमेंट टेबल। तो यही सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन में क्या है, सेकेंडरी मेमोरी को डिवाइड कर दिए सेगमेंट्स में, अब सेगमेंट को लेकर आ रहे हैं, सेगमेंट को लेकर यहाँ आ रहे हैं। तो इसके लिए जो टेबल बनाए सेगमेंट को लाते समय, उसका नाम हो गया सेगमेंट टेबल। तो ये क्या हो गया, सेगमेंटेशन में हो गया कि सेगमेंट को लेकर आ रहे हैं, फिर अपना काम कर रहे हैं लाने के बाद, तो ये हो गया सेगमेंटेशन। उसके बाद क्या है, सेगमेंटेड पेजिंग। तो सेगमेंटेड पेजिंग में क्या लग रहा है देखकर भाई, सेगमेंटेड मतलब कि सेगमेंटेशन तो हुआ है भाई, एक बात पक्का है, फिर पेजिंग भी ऐड हो गया। तो पेजिंग कहाँ हो गया, तो देखो कहाँ हो गया, मान लो हम लोग सेगमेंट में डिवाइड किए, एक सेगमेंट को यहाँ लाए, हो सकता है सेगमेंट बहुत बड़ा हो, पूरा सेगमेंट यहाँ नहीं आ सकता है। मान लो ये सेगमेंट है जो 90 MB का अगर रहे, 90 MB का रहे, एक ही सेगमेंटेबल अगर 0th, यहाँ 50 MB है तो 90 MB ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते हैं। तो सेगमेंट में तो डिवाइड किए थे, अब सेगमेंट का साइज ही बहुत ज्यादा है, पूरा सेगमेंट को नहीं ला सकते हैं। तो पूरा नहीं लाएंगे तो सेगमेंट को क्या करेंगे, सेगमेंट को हम लोग डिवाइड करेंगे पेज में। सेगमेंट पेज में डिवाइड होना शुरू हो गया तो सेगमेंट के पेज को ही यहाँ लाएंगे, कंप्लीट सेगमेंट नहीं लाएंगे, सेगमेंट को पेज को लाना स्टार्ट करेंगे। तो सेगमेंट के पेज को जब लाना स्टार्ट करेंगे तो एक और टेबल तो चाहिए होगा। पहले तो एक सेगमेंट टेबल था, सेगमेंटेशन में डिवाइड किए तब, उसके लिए सेगमेंट टेबल।
जब सेगमेंट को पेज में डिवाइड किए उसके लिए एक पेज टेबल भी, मतलब कि सेगमेंटेड पेजिंग में सेगमेंटेशन भी होगा और पेजिंग भी होगा। सेगमेंटेशन पूरे सेकेंडरी मेमोरी पर होगा, पेजिंग पर्टिकुलर सेगमेंट्स पर होगा। सब सेगमेंट का अलग अलग पेज टेबल होगा, मतलब कि सेगमेंट टेबल भी रहेगा और पेज टेबल भी रहेगा। तो ये क्या बन गया? ये बन गया सेगमेंटेड पेजिंग। यही इतना टेक्निक है। पर्पस समझ गए हो क्या टेक्निक का है? कि सेकेंडरी मेमोरी बहुत बड़ा है, मेन मेमोरी बहुत छोटा है। प्रोसेसर को कुछ भी काम करने के लिए होता है तो मेन मेमोरी के पास ही आता है, सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को कॉपी करना पड़ता है। तो डेटा का साइज बहुत बड़ा होने के चलते डेटा को पेज में डिवाइड करना पड़ता है, कभी सेगमेंट में डिवाइड कर देता है, वो डिवाइड करके छोटा छोटा पार्ट को लेकर आता है मेन मेमोरी में। अब कौन पार्ट को कहाँ लाकर रखा है, इसके लिए टेबल बनाना पड़ता है। तो कभी टेबल है जो पेज टेबल बन जाता है, जब पेज में डिवाइड किया था तो पेज बाई पेज ला रहा था। कभी सब प्रोसेस के लिए एक ही अगर टेबल बनाना है तो इन्वर्टेड टेबल बोलते हैं उसको, इन्वर्टेड पेज टेबल बोलते हैं या फ्रेम टेबल बोलते हैं। कभी सेगमेंटेशन होता है तो सेगमेंट में डिवाइड करते हैं तो सेगमेंट टेबल रहता है एक, मतलब सेगमेंट बाई सेगमेंट मेमोरी में ला रहे हैं। कभी सेगमेंट का साइज बहुत ज्यादा हो जाता है, इस सेगमेंट भी नहीं ला सकते हैं मेन मेमोरी में, तब उस केस में सेगमेंट को भी डिवाइड करते हैं पेज में, तो क्या बनता है? सेगमेंटेड पेजिंग बनता है। एक तो सेगमेंट में डिवाइड किए उसके लिए सेगमेंट टेबल रहा, एक सेगमेंट को फिर पेज में डिवाइड किए तो उसके लिए क्या रह गया? पेज टेबल रह गया। जब सेगमेंट टेबल पेज टेबल पैरेलल में आ सकता है, एक साथ में आ सकता है, कब? सेगमेंटेड पेजिंग में। बस खत्म हो गया, इतना ही टेक्निक है। देखो मेमोरी के साथ कैसे डील किए हम लोग, मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, देखो कैसे डील किए हैं। बस यही है मेमोरी मैनेजमेंट में, यही चीज बस है। मेमोरी के साथ कैसे डील कर रहे हैं, सब टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देख रहे हो ना यहाँ 70 आवर्स अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, अगला इतना टाइम क्या करेंगे? सबको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, पूरे थ्योरी के पढ़ के, और एक भी चीज नहीं छूटेगा, हम गारंटी कर रहे हैं। इसलिए करना कुछ नहीं है, आराम से वीडियो को देखना है, सुनना है, हर चीज, हर एक शब्द को सुनना है। कुछ ऐसा लगे कि रिलेवेंट नहीं है फिर भी सुन लो। मान लो हो सकता है तुमको आता हो कोई चीज, हो सकता है ना, तुम पढ़ाई किए हो, हम तो पढ़ा रहे हैं जीरो से, कि नहीं आता है वो आदमी भी समझे जिसको कुछ भी नहीं आता है, तो जिसको आता है वो सुन लो। मान लो हो सकता है उसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी आ सकता है, कुछ नया चीज और सीख सकते हो बस। उसके बाद क्या है? वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का क्या मीनिंग है? तो वर्चुअल मेमोरी सिंपल जानो, जब अभी बोल रहे थे हम कि एक साइड में प्रोसेसर है, बीच में मेन मेमोरी है और इस साइड में सेकेंडरी मेमोरी है। तो प्रोसेसर कुछ भी काम रहता है तो मेन मेमोरी के पास ही आता, उसके पास नहीं जाता, सेकेंडरी मेमोरी के पास में नहीं जाता है। सेकेंडरी मेमोरी जो यहाँ पर है, यहाँ पर इसके पास में नहीं जाता है, प्रोसेसर मेन मेमोरी के पास में ही आता है। मेन मेमोरी का कैपेसिटी तो कम है ना, कैपेसिटी कम है ना, तो पूरा जब एक प्रोसेस को रन करवाना चाहेगा प्रोसेसर, तो आएगा क्या करेगा? प्रोसेस को ढूंढेगा। कहाँ ढूंढेगा? मेन मेमोरी में ढूंढेगा। अगर मिल गया तो रन करवाएगा। लेकिन मान लो प्रोसेस का साइज बहुत ज्यादा है, साइज बहुत ज्यादा है, जैसे यहाँ पर साइज ज्यादा था, तब क्या प्रोसेस को मेन मेमोरी में ला सकते हैं? सीधा नहीं ला सकते हैं। तो क्या कर रहे थे हम लोग? पेज में डिवाइड करके बाई पेज ला रहे थे। तो रैम में पेज बाई पेज, तो सेकेंडरी मेमोरी से पेज बाई पेज यहाँ ला रहे हैं, लेकिन प्रोसेसर को नहीं बताना है कि एक ही पेज है मेरे पास, नहीं। प्रोसेसर को क्या बोलेंगे? सफिशिएंट मेमोरी है, तुम करो सॉल्व, तुम्हें स्टार्ट करो एग्जीक्यूशन प्रोसेस का। एक यहां से एक पेज ले गया, रन करवाना शुरू किया, जैसे यूं पेज खत्म हुआ रन करवाने का, फिर से रैम में आ गया, लेकिन रैम में तो नहीं है ना। तो रैम क्या करेगा? जाएगा सेकेंडरी मेमोरी के पास। रैम में अगर नहीं मिलेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एक सिग्नल गया, यहाँ नहीं मिल रहा है, मिस हो गया है, पेज मिसिंग हो गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम जाएगा वो एड्रेस लेकर
यहाँ ढूंढेगा सेकेंडरी मेमोरी में, उस पर्टिकुलर पेज को फिर से ले आएगा रैम में। फिर रैम बोलेगा क्या प्रोसेसर को, हाँ यहाँ है रखा हुआ, रैम से लेकर चला गया। मतलब क्या, रैम का साइज नहीं था उतना, लेकिन प्रोसेसर क्या सोच रहा था कि साइज है, पूरा प्रोग्राम मेरा तो उसमें ही है, रैम में ही है। मतलब कि मिसगाइड किया गया था, एक्चुअल मेमोरी नहीं था उतना, लेकिन प्रोसेसर को गलत इंफॉर्मेशन दिया गया, मेमोरी सफिशिएंट है, प्रोसेस है रैम में, एग्जीक्यूट करना है, स्टार्ट करो। तो इसलिए इसका नाम वर्चुअल मेमोरी है। रियल में नहीं एग्जिस्ट कर रहा था मेमोरी, वर्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है। रियल में तो मेन मेमोरी छोटा ही था। मान लो प्रोसेस है जो 500 MB का है, रैम 200 MB का ही है, तो प्रोसेसर है जो आया लेने के लिए, यहाँ पर एक पेज लिया लेकर चला गया, एक पेज है 50 MB का ही, एग्जीक्यूट करने लगा, अगला खुद ढूंढा, अगर यहाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला ओएस गया, एक सिग्नल गया सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से यहाँ आकर रखा गया पेज, फिर यहाँ से ही दूसरा पेज प्रोसेसर के पास में चला गया। तो एक्चुअली 500 MB का मेमोरी तो नहीं था ना यहाँ पर, कि प्रोसेसर क्या सोच रहा है 500 MB है यहाँ पर, रियल में नहीं है, रियल में यहाँ 200 MB ही है, लेकिन प्रोसेसर को इन्फॉर्मेशन क्या है कि यहाँ 500 MB है, यहाँ पर 500 MB का प्रोसेस डिसाइड कर रहा है मेरा, जो हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं आगे। तो रियल में मेमोरी था नहीं, वर्चुअली बताया जा रहा है, इसलिए इसका नाम वर्चुअल मेमोरी है। तो कैसे यहाँ से आएगा, कभी पेज मिल जाएगा तो हिट होगा, कभी नहीं मिलेगा तो पेज फॉल्ट होगा, फिर किस तरीके से पेज को सेकेंडरी मेमोरी से लेकर आया जाएगा, फिर रन करेगा प्रोसेसर, ये सारा चीज को कैसे पेज रिप्लेसमेंट होगा, क्या होगा, नहीं होगा, हर चीज को हम लोग पढ़ेंगे वर्चुअल मेमोरी में। तो वर्चुअल मेमोरी टॉपिक यही है, वर्चुअल मेमोरी में हर एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है, फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम का मतलब क्या है कि हम लोग कुछ डेटा को स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में, कुछ भी डेटा को अगर स्टोर कर रहे हैं तो किस तरीके से स्टोर करेंगे कि आसान तरीके से हम लोग उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। स्टोर करना और फिर डेटा को कहीं रख दिए हैं, अगर पेन को कहीं घर में रख दिए तो पर्पस क्या होता है हम लोग का कि जब जरूरत आएगा तो ये पेन हमको मिल भी जाए, ऐसा नहीं कि रख दिए फिर मिल ही नहीं रहा है तो दिक्कत है। इसलिए रख दिए हैं कहीं तो मिलना भी चाहिए, हम लोग को कहीं रख दिए हैं तो हम लोग को मिलना भी चाहिए वो चीज। तो किस तरीके से अरेंज किया जाए मेमोरी में, कैसे सेव किया जाए, कैसे अलग अलग प्रोसेस है जो सेव करके फाइल में किस तरीके से पूरा फाइल ऑर्गेनाइज रहेगा, पूरा मेमोरी कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे स्टोर करेंगे, कहाँ स्टोर करेंगे, हर चीज का इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ें। कहाँ, फाइल सिस्टम में। तो फाइल सिस्टम यही है। इसके बाद क्या है, इसके बाद बच गया सिलेबस में, देखो क्या, इसके बाद कम ही टॉपिक बचा है। इसके बाद का सिलेबस है, क्या करना है भाई जब ये हो जाएगा तब, तो बेसिक चीज जान लो कि स्टार्टिंग से करना क्या है तुम लोग को। सबसे पहले वीडियो लेक्चर पूरा देखना है, उसके बाद करना है नोट्स को पढ़ना है पूरे अच्छे तरीके से। वीडियो लेक्चर को देख लिए, नोट्स को देख लिए, पूरा नोट्स को रिवाइज किए, बार बार रिवीजन करना है। नोट्स क्या है, फ्रीक्वेंट रिवीजन रहना चाहिए नोट्स का। उसके बाद क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कहां से, प्रीवियस ईयर तो कर ही लेना है, और किसी भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का कहीं से भी, या टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन, ये टेस्ट सीरीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लो। कहीं से भी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन
यहाँ भी टेस्ट सीरीज होगा, उस टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक टाइम फ्रेम में सॉल्व करेंगे, सही से एनालिसिस करेंगे, कैसे टेस्ट सीरीज देना है, किस तरीके से एनालिसिस करना है, वो सब इसके इंट्रोडक्शन में, टेस्ट सीरीज के इंट्रोडक्शन में एक वीडियो अच्छा से अपलोड किया जाएगा। सारे फैकल्टी मेंबर्स अपना सही बेस्ट आइडिया देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेना है, रिवीजन करते रहना, वीडियो लेक्चर देखते रहना, हो गया काम खत्म। बस यही करना है, पूरा सिलेबस यही इतना है। अगर टेक्स्ट बुक अगर टाइम बच जाए, मन करे टेक्स्ट बुक पढ़ने का, वैसे नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सारा सिलेबस में सब कुछ कवर हो जाएगा। ये फिर भी मन कर रहा है पढ़ने का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बाय गैल्विन और ऑपरेटिंग सिस्टम बाय विलियम स्टेलिंग्स, ये दोनों टेक्स्ट बुक अच्छा टेक्स्ट बुक है, ये दोनों को पढ़ सकते हो। इसके अलावे कोई चीज का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसर्च करने का टाइम नहीं है। रिसर्च क्यों करोगे? अभी फोकस्ड होकर गेट पर फोकस करो, तो उतना ही पढ़ेंगे कि एक पर्टिकुलर जो सिलेबस का जो डोमेन है गेट का, इसका सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें एग्जाम में, बस। फिर उसके बाद एमटेक में जाओगे, वहां रिसर्च करो, अच्छे से पढ़ो, पीएचडी कर लो। लेकिन अभी पर्पस है कि गेट में अच्छा स्कोर आना चाहिए। गेट में अच्छा स्कोर आने के लिए सारा सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, सब पर कमांड होना चाहिए, उस पर्टिकुलर सिलेबस में ही, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है अभी। तो इसीलिए इतना ये सिलेबस है, ये दोनों बुक्स है, कैसे कैसे पढ़ाई करना है ये यहाँ पर ये देख लिए। पढ़ाई करने का फॉर्मेट ये कंप्लीट कर लेना है, बस हो गया, काम खत्म है। फिर नोट्स है, रिवीजन करोगे जब, तो रिवीजन करते समय और कुछ डाउट आता है, जहां पर डाउट आता है वहां मार्क कर लिए। पेज के टॉप में वीडियो नंबर और वीडियो में क्या टाइमिंग है दिया रहेगा, उस वीडियो में पर्टिकुलर टाइम को ही केवल देखिए। ऐसा नहीं कि अब रिवीजन करना है पूरे वीडियो देख रहे हैं। पूरे वीडियो क्यों देखेंगे भाई? देखा हुआ है, जो नहीं समझ में आ रहा है बस उसी को देखना है, टाइम नहीं बर्बाद करना है, एकदम इफिशियंसी से पढ़ना है। वीडियो देख सकते हो कितना बार भी, वीडियो को 1000 बार देख सकते हो, एक मतलब 1000 बार थोड़ी देखोगे। ऑप्शन है, जो पर्टिकुलर चीज नहीं समझ में आ रहा उसको 10 बार देखेंगे, तो समझ में एक बार में आया उसको क्यों देखेंगे भाई? नहीं देखेंगे। तो इसीलिए सही तरीके से पढ़ाई करो। और ये इंट्रोडक्शन हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बाद में सबको डेप्थ में हर टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाया जाएगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चंस रहेगा, क्वेश्चंस को बनाया जाएगा। बस हो गया, यही है सब्जेक्ट में। तो अच्छे से देखो और ये बेसिक चीज समझ ही गए इंट्रोडक्शन में। अगला वीडियो से रहेगा सारा सिलेबस, स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन से लेकर कंप्लीट पढ़ाई होगा। चलो फिर, और टाइम देकर पढ़ाई करो।